हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। IBACI 2023 एग्जामिनेशन जो आपका जनवरी में 17 और 18 को कराया गया था, 8 शिफ्ट में पेपर हुआ था। उसके 3 शिफ्ट के तो मैंने हर एक क्वेश्चन को आपको सोल्व करा दिया था सीक्वेंस में, और आपको ये भी बता दिया था कि एग्जाम में आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। काफ़ी बच्चे जैसे कि कह रहे थे कि पेपर का लेवल बहुत हाई आया है मैथ्स का पिछले सालों के कंपैरिजन में, तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि 20 में से लगभग 11 से 12 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में बहुत आसान थे, जो इजीली किए जा सकते थे 8 से 9 मिनट के अंदर। और बाकी बचे हुए 8 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो एग्जाम में कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था, और 3 से 4 क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट था। ठीक है, जिसकी मैथ्स की अच्छी नॉलेज होगी वही उसे कर सकता था। तो 20 में से हमने ये ऑब्जर्व करा कि लगभग एक एवरेज स्टूडेंट 12 और जिनका मैथ्स अच्छा है वो 15-16 क्वेश्चन उसके कर सकता था एग्जाम के टाइम के अंदर। बाकी अब हमने 3 शिफ्ट में तो देख लिया कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना, हर एक क्वेश्चन को भी देख लिया, कुछ टाइप्स जो रिपीट हुए हैं वो भी कवर हो गए। अब साथ ही साथ जो बची हुई 5 शिफ्ट हैं, टोटल 100 क्वेश्चन है, उन 100 में से मैंने 28 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो मुझे लगता है कि आपके SSC एग्जाम के लिए भी रेलिवेंट होंगे, और जो ठीक ठाक है, जो बिल्कुल ईजी है वो हटा दिए, जो इरेलीवेंट है आपके एग्जाम से किसका कोई लेना देना है ही नहीं वो भी हटा दिए। जैसे बहुत बड़े स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन बेस्ड क्वेश्चन जिसमें कोई सीखने को नहीं है, ठीक है, बस दिमाग कैलकुलेशन है, उसे हटा के बाकी सारी चीजें जो अच्छे सवाल लगे मुझे, जिसमें हो सकता है SSC में आए, आप फंसो जिनमें, वो हम कैसे देखें एग्जाम टाइम में, कैसे सोल्व करें, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो वो प्लेलिस्ट में ही ये वीडियो डल जाएगी IBACI वालों में, तो आप इसे जरूर देखें। और चैनल से आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आप मिस आउट ना करें। बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जैसे मैथ्स के एक रिवीजन कोर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, इसके बाद जीके के क्रैश कोर्स की, इंग्लिश के क्रैश कोर्स की, और प्रीवियस ईयर पेपर्स टॉपिक वाइज जो हम कराते हैं। साइंस में भी आप देखेंगे टॉपिक वाइज सारे 2 साल में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सबके प्रैक्टिस सेशन हमने डाले हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर्स की एक फ्री प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वर्ड पावर मेडिजी वोकैबुलरी के लिए फ्री प्लेलिस्ट अवेलेबल है, कंप्यूटर का कंप्लीट बैच फ्री अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें फ्री अवेलेबल हैं, 40 to 50% चीजें हम फ्री प्रोवाइड करते हैं, और कुछ चीजें पेड होती हैं जिसे बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, एक रूटीन के साथ सारी चीजें कवर करनी है, तो डेली टारगेट के साथ कंप्लीट तैयारी ऑफिसर बैच में कराई जाती है, जो आपको आरबी एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जिसमें सभी टीचर्स के कंप्लीट कोर्सेज विद PDF विद गाइडेंस सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जाती हैं, जिससे कि आपके पेपर में कोई भी कमी ना आए। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल है, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस। इस तरह का सवाल मैंने एक लास्ट क्लास में भी आपको कराया था। ठीक है, सर्च में हम जनरली इस तरह के सवालों को देखते हैं। तो कैसे करेंगे, हमें इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट बताना है, मतलब हमें कौन सी वैल्यू बतानी है। रूट में अगर मैं इसे डाल दूं 207 माइनस 54 6 प्लस 4 रूट, तो अगर सबसे पहले तो मुझे अंदर वाले रूट से चीजें बाहर निकालनी पड़ेंगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना पड़ेगा। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। तो ये अंदर वाले पार्ट को अगर मैं इस फॉर्म में ब्रेक कर पाऊं या इस फॉर्म में ब्रेक कर पाऊं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो जनरली मैं ये वाली फॉर्म यूज करूंगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जनरली जहां पे ये रेशनल पार्ट होता है, रूट वाला पार्ट होता है, ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये 2ab को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला पार्ट हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। तो कैसे ब्रेक किया जाएगा, 2ab को अगर मैं इसे देखता हूं तो ab का मान मेरे पास क्या आएगा, खाली आप 2 हट जाएंगे तो ये आ जाएगा 2√2। तो AB अगर 2√2 है तो इसे ब्रेक करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 आ जाए, तो आप कहेंगे सर इसमें अगर 2 को अलग कर लूं और √2 को अलग कर दूं, a को अगर मैंने मान लिया 2 और b को मान लिया √2, तो इनके स्क्वायर का सम क्या मेरे पास 4 + 2 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, बिल्कुल ब्रेक हो गया। मतलब a मेरा 2 है और b √2 है, या फिर a को √2 मान लो, b को 2 मान लो, बात वही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 2 + √2 का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू बनेगी। रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा, 2 + √2। तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेज में आया 207 माइनस 54। ये समझाने में हो सकता है टाइम लग रहा हो, बाकी एग्जाम में आप ये काम ओरली कर पाते हैं। ये आएगा 2 + √2। अब यहां से देखो 54 × 2 करूंगा 108 इसमें घटा दूंगा तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 99, और यहां पर आएगा माइनस में 54 √2। अगेन वही काम करेंगे। अब कौन सा वाला प्रोसेस काम करेगा, आप कहेंगे सर ये वाला, माइनस का साइन आ गया तो माइनस वाला पार्ट बन रहा होगा। तो मेरे पास क्या होगा, फिर से ये 2ab को रिप्रेजेंट करेगा, तो ab का मान क्या आएगा, 2 से डिवाइड कर दूं, ये आ जाएगा 27 √2, और ये आ जाएगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ये मन मन में करने वाला काम है। अब कैसे ब्रेक करूं कि ये मेरे पास इसे a और b में कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाए। आप देखेंगे जो 99 वाला पार्ट है, वैसे तो हम जनरली ब्रेक करते हैं तो एक एक वैल्यू से लेके चलते हैं। क्या क्या केसेस बन सकते हैं आप कहेंगे सर 27√2 और 1 बन सकता है, उसके बाद 27 और फिर यहाँ पे √2 बन सकता है, उसके बाद आप यहाँ पे कह सकते हैं 3 और यहाँ पे 9√2 बन सकता है, ऐसे यहाँ पे 3√2 फिर यहाँ पे 9 बन सकता है ना। या फिर यहीं से ब्रेक करूं तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा, मैं क्या कर रहा हूँ सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके सबसे छोटे फैक्टर से 1 आया सबसे छोटा, फिर यहाँ पे √2 आया उससे बड़ा, फिर यहाँ पे 3 आया इसका फैक्टर इससे बड़ा, तो यहाँ पे 9√2 आ जाएगा। ऐसे आगे बढ़ूंगा यहाँ पे 3√2 आएगा, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर होगा फिर यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ऐसे करते करते हम सारे लिख सकते हैं और हमें सारे केसेस से चेक करना होता है किसमें ये बनेगा। ऑल्दो ये एग्जाम में करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये कैलकुलेशन कर लेता है कि जब मैं यार इसे ब्रेक करूंगा हमें क्या चाहिए 99 चाहिए, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम करूंगा तो बहुत बड़ी वैल्यू चली जाएगी। 27 का स्क्वायर अपने आप में बहुत बड़ा होता है, 729 होता है, हमें तो 99 चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब मैं 9√2 पाया तो जैसे इसका स्क्वायर करूंगा तो 81 इंटू में 160 समथिंग कुछ चला जाएगा, तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर मैं इस पाया, अब 9 का स्क्वायर मुझे पता है 81 होता है, 3√2 का अगर स्क्वायर करूंगा तो ये होता है 18, 81 प्लस 18 क्या ये वाला पार्ट मुझे दे देगा किसका मान, ये वाली वैल्यू दे देगा मुझे 99, तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो 9 और 3√2 में ये क्या होगा ब्रेक होगा, ये चीज हमें समझ आई। तो मेरे पास यहाँ पे क्योंकि माइनस का साइन है तो 9 माइनस 3√2 ये मेरा क्या आएगा, इसका आंसर निकल के आएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि 9 माइनस 3√2 का ये होल स्क्वायर होगा, तो रूट हटाएंगे तो ये पॉजिटिव वाला बताना था, तो ये वैल्यू आएगी। अब देखो इसमें दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए करा। अगर लास्ट स्टेप में मान लो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है सर क्या करना है, तो इसका स्क्वायर रूट इनके बराबर है, इन सब का स्क्वायर करके देख लो किसमें ये वाली वैल्यू बन रही है, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। और आपको पता है कि दो वैल्यूज का प्रोडक्ट मेरे पास क्या आने वाला है 27√2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसमें 27√2 आ रहा है, इसमें 27√3 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 9 इंटू 2 18√2 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 9 इंटू 2 18√3 ये नहीं आ सकता। 9 इंटू 3√2 27√2 ये बन रहा है, तो यही मेरा आंसर है। आपको ये सारे फैक्टर्स निकालने की जरूरत एग्जाम टाइम में नहीं पड़ती है, मैंने आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए एक एक चीज समझा दी, बट एग्जाम में तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही हो जाता है कि जैसे हम यहां तक पहुंचे और हमें लगा कंफ्यूजन हो सकती है तो हमने ऑप्शन की मदद ले ली कि यार इन दोनों का प्रोडक्ट 27√2 आना चाहिए ए बी, है ना, तो मेरा आंसर वहीं पर खत्म हो गया। कई बार प्लस माइनस के साइन होते तो हमें पता है जो आंसर आएगा उसमें माइनस आता, तो प्लस वाले फैक्टर्स हम इग्नोर कर सकते थे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ सभी लोगों को? ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, जो भी क्वेश्चन आप पढ़े उसे अच्छे से एनालाइज कीजिए कि उसमें क्या क्या चीजें देखी जा सकती हैं, तभी तो आप एग्जाम में टाइम बचाएंगे अगली बार सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया तो। ठीक है, तो क्वेश्चन करना सिर्फ हमारा मकसद नहीं है, क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे किया जाए वो हमारा मकसद है, उसके लिए आपको सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। चलें आगे। अब जैसे ये वाला सवाल है, इस टाइप का भी मैंने कराया था आपको। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक शॉपकीपर 3 तरह की पल्सेस खरीदता है, एक की कीमत 132 रुपीज पर केजी है, एक की 160 रुपीज पर केजी है और एक की 5 रुपीज पर केजी है। इन तीनों को मिक्स कर देता है 9:2:1 के अंदर। ठीक है, मार्क प्राइस पर केजी का जो फिक्स होगा इन तीनों को मिक्स करने के बाद वो किया गया 238। इस पे शॉपकीपर एमआरपी का 1/6 का डिस्काउंट भी दे देता है, उसके बाद भी वो 40% प्रॉफिट अर्न कर लेता है। तो हमें बताना है वाई का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें पता है जब भी किसी चीज में डिस्काउंट दिया जाता है और प्रॉफिट कमाया जाता है तो हमारे पास सेलिंग प्राइस को हम इक्वल करते हैं। एमआरपी पे मैंने कुछ डिस्काउंट दिया और कॉस्ट प्राइस पे कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो वो मेरा किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस के। तो अगर लास्ट स्टेटमेंट को मैं ध्यान से देखूं तो एमआरपी कितना है 238 है। ठीक है, इस पे 1/6 का डिस्काउंट दूंगा तो कितने का बेचूंगा 5/6 का, ये हो गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे कितने का प्रॉफिट चाहिए 40%, मतलब 7/5 में बेचा जाएगा। यहां से हम सोल्व करके इसका मान निकाल लेते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। 7 से अगर मैं देखूं क्या ये वाला पार्ट कट रहा है, 3 जा और 4 जा, ये हो गया 34, फिर 2 से काट दूंगा तो ये 17 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो मेरे पास 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 17 करूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 17, 5 8 कैरी फॉरवर्ड 2 जा 34 और 8 425।
ये आ गया कॉस्ट प्राइस। अब ये कॉस्ट प्राइस किसका है? मिक्सचर का। जब इन तीन वैरायटी ऑफ व्हीट को क्या करेंगे, हम मिक्स करेंगे, तो इसे हम आगे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, 132 को 9 रेशियो लेना है, तो 132 इंटू में 9 प्लस 160 वाला 2 रेशियो लेना है, मैं मान लेता हूं 2 kg ले रहे हैं, 160 इंटू में 2, और मेरे पास y वाला 1 रेशियो लेना है, तो y इंटू में 1। ये किसके बराबर हो जाएगा? टोटल कितनी क्वांटिटी हो गई? 9 और 3 12, 12 kg। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 425। 1 किलो की कीमत है ये, इंटू में 12। सोल्व करेंगे, अपना y का मान निकाल लेंगे। चारों ऑप्शन के यूनिट डिजिट डिफरेंट दिख रही है मुझे, तो यूनिट डिजिट से आंसर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। 3 से काटूंगा तो 4, 4 इंटू 5, यूनिट डिजिट 0। ठीक है, अब यहां पे क्या है? 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 टू जा 18, इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 0 माइनस यूनिट डिजिट 8, तो ये क्या बन जाएगा? 10। 10 में से 8 घटाया तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 2 आएगी। अगर यूनिट डिजिट 2 आएगी तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है सभी लोगों को? तो इस तरह से आप मेथड्स यूज कर सकते हैं। जब मैंने लास्ट टाइम ये वाला सवाल कराया था, उस टाइम पे डेविएशन यूज किया था, क्योंकि y कहीं और था, तो मुझे ये वाली वैल्यू खुद से निकालनी पड़ रही थी पिछले बार वाली क्वेश्चन में। इस बार ये वाली वैल्यू डायरेक्टली ऑप्शन से निकाली जा सकती है, तो हमने डायरेक्ट सिंपल मेथड यूज करा, ना कि डेविएशन यूज करा। राइट, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमें दिमाग लगाना है कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन का आंसर जल्दी मिल सकता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूं। अब देखो क्वेश्चन ये पार्टनरशिप का है, ठीक है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, एग्जाम टाइम में कर पाना मुश्किल है, कैलकुलेशन ज्यादा है इसके अंदर। एक बार देखते हैं क्या कहता है। ए, बी और सी क्या है? 3 पार्टनर हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट इस रेशियो में करी। 4 महीने के बाद स्टार्टिंग के ए ने अपनी इन्वेस्टमेंट को P% से इंक्रीज कर दिया, तो जो टोटल प्रॉफिट हुआ 12 महीने के बाद स्टार्टिंग से, वो हुआ 1,38,584 का। तो हमें बताना अगर ए का प्रॉफिट इतना है तो पी का मान क्या होगा। कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सबसे पहले सर इन्वेस्टमेंट का रेशियो से सिंप्लीफाई करेंगे। 5, 2 और 8 का एलसीएम लूंगा तो 40 आ जाएगा। 40 से सोल्व करूंगा तो मेरे पास ए, बी और सी की इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ गया? ये आ गया 8 जाएगा 88, 2140, और यहां पे वैल्यू आएगी मेरे पास 575। ये इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। ए ने क्या किया? 4 महीने के बाद P% इन्वेस्टमेंट अपनी और बढ़ा दी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। तो मैं मान लेता हूं कि चलो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को ये लोग नहीं छेड़ते हैं, कि ये वाली इन्वेस्टमेंट तो क्योंकि उसने कुछ निकाला नहीं है, तो ये वाली इन्वेस्टमेंट तो उसकी 12 महीने तक रहेगी, बी की 12 महीने तक रहेगी और सी की 12 महीने तक रहेगी। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो किसके बराबर होता है? प्रॉफिट का रेशियो। लेकिन हमारे पास क्या हुआ? ए ने 4 महीने के बाद क्या हुआ? P% अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, मतलब 8 महीने के लिए उसके पास कुछ और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है। कितनी? P% ऑफ 88। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? तो टोटल ए की प्रॉफिट का रेशियो ये होगा, बी के प्रॉफिट का रेशियो ये होगा और सी के प्रॉफिट का रेशियो ये होगा। ठीक, कंबाइंड प्रॉफिट का रेशियो उन्होंने इतना दे रखा है, ठीक है, ए का टोटल प्रॉफिट इतना दे रखा है, हमें बताना है पी की वैल्यू क्या होगी। तो कैलकुलेशन यहां पे थोड़ी सी हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, देखो आप यहां पे ध्यान देंगे तो यहां पे पहले तो आप 4 से काट सकते हैं कि यार ये मेरे पास क्या बचेगा? 2 बचेगा, ये वाला काटूंगा तो 3 बचेगा, ये 3 बचेगा और ये मेरे पास फिर से 3 बचेगा। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं न्यूमरेटर में रखूं, मैं ए का प्रॉफिट रेशियो टोटल प्रॉफिट का रेशियो निकाल लूं, तो वो क्या आएगा? ए का प्रॉफिट है 50864 और टोटल प्रॉफिट है मेरे पास 138584। ये बराबर हो जाएगा ए का प्रॉफिट, अगर यहां से निकालें हम 88 इंटू में 2 करूंगा तो 176, प्लस 88 इंटू 3, या फिर 88 को कॉमन ही ले लेते हैं वरना कंफ्यूजन ही रहेगी। 88 को कॉमन ले लिया मैंने, 2% ऑफ P प्लस 3 डिवाइडेड बाय टोटल क्या हो जाएगा? 88, 2% ऑफ P प्लस 3 प्लस 140 इंटू में 3 प्लस मेरे पास 75 इंटू में 3। इसे सोल्व करके, क्योंकि एक इक्वेशन है, P मेरे पास एक वेरिएबल है, सोल्व करके आप P का मान निकाल लेंगे तो ये आपका आंसर होगा। तो कैलकुलेशन यहाँ पे लगने वाली है, आप बेसिक से सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था।
62.5%। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। कैलकुलेशन है, ऑब्वियसली करनी पड़ेगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है अभी। अब ये वाला सवाल बहुत अच्छा पूछा गया था एग्जाम में। एक कास्क है या फिर आप क्या मान लो एक कैन है जो 867 लीटर वाइन से भरी हुई है। वाई लीटर इसमें से पहले निकाला गया और उसे पानी से रिप्लेस कर दिया गया। पहली रिप्लेसमेंट के बाद वाइन और वाटर का जो रेशियो है जब लोएस्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई किया गया तो वो A/B आया। ठीक है, फिर इसमें से क्या करा, इस मिक्सचर में से फिर वाई लीटर निकाल लिया और इसे फिर से वाटर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब जो मेरे पास इस सेकंड रिप्लेसमेंट के बाद रेशियो आया लोएस्ट फॉर्म के अंदर वो दे रखा है वाइन और वाटर का 167:120। तो हमें बताना है y + a + b क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन ठीक ठाक है, बहुत मुश्किल तो नहीं कहूंगा, लेकिन एग्जाम टाइम में कर पाना टाइम कंज्यूमिंग होगा, 2 मिनट आराम से लग जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है पढ़ने में, और जिन लोगों ने इस टाइप का पहले नहीं कर रखा उसके लिए नया भी होगा, तो 2 मिनट आराम से जाएंगे इस क्वेश्चन में। बट मैं आपको करना सिखा देता हूं, आराम से इजीली किया जा सकता है जिसने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है। देखो मेरे पास क्या है, पहले जो एक सास्क है वो पूरा का पूरा किससे भरा हुआ है, वाइन से भरा हुआ है। तो मैं मान लेता हूं इनिशियल क्वांटिटी वाइन की कितनी होगी, इतनी होगी। अब उसमें हमने क्या करा, वाई लीटर को निकाला और उसे रिप्लेस कर दिया वाटर से, तो इसके कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कुछ रिप्लेस होगी। मैं कह सकता हूं कि R के फ्रैक्शन से इसकी कंसंट्रेशन रिप्लेस होगी। ठीक, अब दोबारा हमने क्या करा, इस सॉल्यूशन में वाई लीटर वाटर निकाला और उसे रिप्लेस कर दिया किससे, वाटर से। वाइन निकाली वाई लीटर, तो हमारे पास फिर से इस फैक्टर से मेरी इसकी क्या होगी, इनिशियल वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी किसकी, वाइन की। तो यहां पर आ जाएगा स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये फाइनल वैल्यू ऑफ वाइन के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यही हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं यहां से इनिशियल वैल्यू ऑफ वाइन को इधर ले जाऊं तो मैं कह सकता हूं इनिशियल वैल्यू ऑफ वाइन और फाइनल वैल्यू ऑफ वाइन किस पे डिपेंड करेगा, रिप्लेसमेंट फैक्टर से, कि कितना हमने रिप्लेस किया वो। रिप्लेसमेंट फैक्टर क्या होता है अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा, लेकिन हमने बस ये समझा कि एक फैक्टर से हमारी वैल्यू रिड्यूस होगी जब मैं वाई लीटर सॉल्यूशन निकालूंगा और उसकी जगह वाटर डालूंगा। 2 बार सेम चीज करिए तो रिप्लेसमेंट फैक्टर का स्क्वायर होगा और ये मेरे पास इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी वाइन की आ जाएगी। क्वेश्चन में कहता है कि फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाइन रेशियो वाटर है, ये वाइन और वाटर का रेशियो ये है। तो वाइन का फाइनल क्वांटिटी तो मुझे मिल रही है 169 रेशियो, लेकिन अगर मैं इनिशियल क्वांटिटी की ऑफ वाइन की बात करूं तब तो वाटर था ही नहीं। तो जो ये वाटर है ये रिप्लेसमेंट के बाद आया होगा, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाइन निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 289। तो मेरे पास यहां पर रिप्लेसमेंट फैक्टर कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास, इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 13/17। मतलब मेरे पास इनिशियली अगर क्वांटिटी 17 रेशियो थी तो एक बार की में रिप्लेसमेंट के बाद वाइन कितनी रह गई, 13 रह गई। कितना पार्ट रिप्लेस किया होगा, आप कहेंगे सर एक बार की में हमने 17 में से 4 घटा दूं तो 4 रेशियो क्या करा होगा, सॉल्यूशन निकाला होगा और उसे वाटर से रिप्लेस किया होगा। अब ये 4 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करता है, ये तो वाई को रिप्रेजेंट करता है, और ये 17 रेशियो जो इनिशियल क्वांटिटी थी वाइन की ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा 867 लीटर को। तो ये हो गया 867। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से मैं y का मान निकाल सकता हूं। आप कहेंगे सर 17 से कितने टाइम्स जाएगा, 5 जा और 1 जा, 51 टाइम्स जा रहा है, तो 4 × 51, y का मान मेरे पास आ जाएगा 204। तो हर बार जो वाटर की रिप्लेसमेंट हुई है वो 204 लीटर सॉल्यूशन से हुई है। इतना पार्ट क्लियर हो गया, तो y का मान मिल गया। अब हमें a और b का भी मान बताना था। a और b क्या था, जब हमने क्या करा, रिप्लेस करा एक बार वाइन को, वाई लीटर वाइन को वाटर से, तो हमारे पास जो रेशियो आया था किसका, वाइन और वाटर का, एक रिप्लेसमेंट के बाद वो कितना था, A/B लोएस्ट फ्रैक्शन में। अगर मैं देखूं एक रिप्लेसमेंट में क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर एक रिप्लेसमेंट के बाद मेरे पास अगर वाइन पहले 17 थी तो 4 लीटर मेरे पास वाटर बच रहा था और वाइन बच रही थी फिर 13। इनिशियली वाइन इतनी थी, तो मेरे पास एक बार अगर हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो एक बार रिप्लेसमेंट के बाद मेरे पास वाइन कितनी बची, 13 बची। वाटर कितना आ गया, 4 आ गया, 4 से रिप्लेस करा। आफ्टर 1 रिप्लेसमेंट वाइन इज दिस एंड वाटर जो था
निकला था वो था इनिशियल y, ये थी। तो ये रेशियो आएगा मेरे पास 13:4। हमें बताना है y प्लस a प्लस b, तो ये हो गया 204 प्लस 13 प्लस 4 और मेरा आंसर आएगा 220। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक, ध्यान से किया जाए तो सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम करने में ये बड़ा लगेगा, मुश्किल भी लगेगा। इसे आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करके रखिए, फ्यूचर एग्जाम्स में आपकी मदद करेगा। देखो मिक्सचर एसएससी में बहुत मुश्किल नहीं पूछते हैं, ठीक है, लेकिन एक आधा वंस इन अ ब्लू मून अच्छा सवाल आ जाए तो हम उसके लिए सारी चीजें पढ़ते हैं, तो इसलिए आप रख सकते हैं। बाकी ज्यादातर तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिक्सचर के आते हैं आपके एग्जाम में। अब देखो टाइम एंड वर्क का सवाल आया मेरे पास, कहता है P और Q एक काम को 90 डेज में कर सकते हैं। मैं साथ के साथ लिखता चलता हूं जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। P और Q एक काम को कितने दिन में? 90 दिन में। Q और R उसी काम को 112.5 डेज में कर सकते हैं, और P और R उसी काम को मिलके 150 डेज में कर सकते हैं। जब भी हमें तीन चीजों का टाइम दे रखा हो, मैं आगे पढ़ने से पहले हम जनरली क्या करते हैं, इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी से टोटल वर्क को निकाल लेते हैं, और टोटल वर्क मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम का अगर दे रखा है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कुछ और नहीं है, ये 250 डिवाइडेड बाई 2 ही तो है, 225 डिवाइडेड बाई 2 सॉरी, और टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम लूंगा। देखो 90, 225 और 150, क्या एलसीएम आना चाहिए? आप कहेंगे सर 450 निकल के आएगा, 450 इससे भी और इससे भी, वरना फैक्टर्स में स्प्लिट करके आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। एफिशिएंसी निकाल लूंगा तो P और Q की कितनी आ जाएगी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम एफिशिएंसी होता है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5। यहां पे निकालूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 4, और ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, P प्लस Q प्लस इनकी एफिशिएंसी मिल गई। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, सम कर दूं, तो ट्वाइस P प्लस Q प्लस R कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 12, और P प्लस Q प्लस R इससे काट दूंगा तो ये आ जाएगा 6। क्या इतना पार्ट क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? ये क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन से मुझे समझ में आ गई, इतनी चीजें हम कर लेते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट लाइन में कहता है x क्या है, 5 टाइम्स एफिशिएंट है P से, y 2/3 टाइम एफिशिएंट है Q से, और z 2.5 टाइम्स एफिशिएंट है R से। तो हमें बताना है कि सेम जॉब को x, y और z मिलकर कितने टाइम में करेंगे। तो अभी अगर x P से कंपेयर कर रहे हैं, y को Q से और z को R से कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे इनके इंडिविजुअल एफिशिएंसीज भी चाहिए, और इंडिविजुअल एफिशिएंसीज तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर अगर P प्लस Q प्लस R 6 है, तो इसमें से ये वाली P प्लस Q को हटाऊंगा, तो 6 में से 5 को घटाऊंगा तो आ जाएगा 1। किसकी एफिशिएंसी आ गई, R की एफिशिएंसी आ गई। ऐसे Q प्लस R घटाऊंगा इस वाली वैल्यू में 6 में से, तो मेरे पास P की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2, और यहां पे अगर मैं सोल्व करूंगा तो 6 में से 3 घटाया तो 3, ये किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे पास, Q की आ जाएगी। तो तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब मेरे पास x, y और z की अगर एफिशिएंसी निकालनी है, तो x 5 टाइम एफिशिएंट है P से, P की एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास 2 है, तो 5 इंटू 2 ये हो जाएगी x की एफिशिएंसी 10। फिर मेरे पास आगे कहता है y 2/3 एफिशिएंट है Q से, तो 2/3 2/3 करूंगा तो ये आ जाएगा 2, और z क्या है 2.5 टाइम एफिशिएंट है R से, तो R और 2.5 तो ये आ जाएगा 2.5। कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 14.5, जिसे मैं 29/2 लिख सकता हूं। टोटल वर्क है 450, कितने टाइम में करेंगे, 450 डिवाइडेड बाई 29 इंटू में 2, तो ये 900 डिवाइडेड बाई 29 से काटूंगा पहले तो 3 टाइम्स जाएगा, 1 जाएगा, फिर 1/29। दिस विल बी माई आंसर। क्लियर हो गया सभी लोगों को अच्छे तरीके से? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल पे। आई होप आपको मजा आ रहा होगा इन सवालों को करने में। क्वेश्चन में कहता है पहले 11 नंबर का एवरेज 44.5 है, फर्स्ट 6 नंबर्स का एवरेज 42.5 है, और लास्ट 6 नंबर्स का एवरेज 45 है, तो मिडिल नंबर बता दीजिए कि क्या होगा। ठीक है, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा उनके लिए सेकंड्स का सवाल है, वो आप डेविएशन मेथड यूज करके मन मन में ये वाला काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ये बेसिक से समझा देता हूं। डेविएशन मतलब डेविएशन ही करेंगे लेकिन बेसिक से, और उसके बाद हम डायरेक्ट मेथड देखेंगे। ठीक है, मेरे पास कितने नंबर हैं, 11 नंबर हैं। 11 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है, 44.5 दे रखा है। ठीक है,
पहले 6 नंबर ये इधर कर देता हूं, पहले 6 नंबर का एवरेज कितना है मेरे पास, ये दे रखा है 42.5, और जो लास्ट के 6 नंबर हैं उनका एवरेज कितना दे रखा है 45 दे रखा है। ठीक है, तो एक नंबर रिपीट हुआ होगा, छठा नंबर रिपीट हुआ होगा, तो हमें बताना है कि वो वैल्यू क्या है। तो आप कह सकते हैं सर देखो 6 और 6 यहाँ पे 12 है, जो छठा नंबर रिपीट हुआ है वो एक नंबर में यहाँ पे इन 11 में जोड़ लेता हूं क्योंकि वो 2 बार जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी 12 हो गए, और उसकी वैल्यू मैं मान लेता हूं x। ठीक है, अब हम डेविएशन निकाल लेते हैं कि भैया डेविएशन मेथड से क्या वैल्यू आएगी। अगर मैं एज्यूम्ड मीन को ये मान लूं 44.5, तो इससे जो डेविएशन होगा दोनों जगह वो भी बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों साइड का क्योंकि सम बराबर है, तो यहां पे जो डेविएशन निकल के आएगा वो आएगा 0। इस 45 में से 44.5 को घटाऊंगा तो 0.5 का डेविएशन आएगा, 44.5 इसमें से घटाऊंगा तो मेरे पास -2 का डेविएशन आएगा, और यहां पे अगर मैं करूंगा तो x - 44.5 का डेविएशन आएगा। सम ऑफ डेविएशन को इक्वल कर देंगे। सम ऑफ डेविएशन क्या होगा, 6 पे -2 और 6 पे 0.5, और इनमें क्या होगा, दोनों एक साइड है तो प्लस होगा, तो मैं कह सकता हूं 6 को कॉमन ले लिया, -2 + 0.5, और ये किसके बराबर 11 × 0 0, और यहाँ पे प्लस x - 44.5, और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -1.5 इंटू में 6 माइनस का 9, 44.5 इधर आ जाएगा प्लस का बन के, और -9, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 35.5। ये डेविएशन कंसेप्ट है, ऑल्दो मैंने समझाने के लिए एक एक चीज लिखी है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार 6 नंबर पे देखो 11 नंबर से टोटल एक नंबर रिपीट हो रहा है, पहले 6 नंबर पे डेविएशन कितने का आया मेरे पास, ये आया -2 का डेविएशन, और लास्ट के 6 नंबर पे डेविएशन कितने का आया मेरे पास +0.5 का डेविएशन आया, तो मेरे पास जो नेट डेविएशन बना, सम ऑफ डेविएशन कितना हो गया मेरे पास 9 का हो गया। तो यहाँ पे ये इनका जो सम आ रहा है वो -9 की तरफ जा रहा है, तो मेरे पास जो ये वाली वैल्यू बनेगी वो बनेगी 44.5 माइनस में 9, और आंसर आएगा 35.5। जो छठे नंबर की वजह से जो डेविएशन टोटल निकल के आया वो हमारे पास -9 का आया, तो वो एवरेज से -9 के आसपास कम रहा होगा छठा नंबर, तो मेरा एग्जैक्ट नंबर क्या बनेगा, ये बनेगा। डायरेक्टली हम इस तरीके से एग्जाम में कर लेते हैं, ये इतना एग्जाम बेस्ड अप्रोच, एग्जाम में हम इतना करते हैं, बस ये सब कहानियां नहीं लिखते, ये सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको कंसेप्ट रिवाइज कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा। चलूं आगे। अब अगला सवाल ये वाला सवाल था जो कि जो इनका क्वेश्चन का आंसर था, मेरे हिसाब से वो गलत है। जो इन्होंने इस क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन लिखा था वो कुछ अलग था। इसमें क्या है देखो, कहता है एक्स वाई एक पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है कुछ इस तरीके से, एलसीएम ऑफ एक्स वाई माइनस एचसीएफ ऑफ एक्स वाई ये 143 है, और एक्स ग्रेटर देन वाई है। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट भी दे रखी हैं, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इन तीनों में सही है। ठीक, पहले सोल्व करते हैं। अगर कोई 2 नंबर दे रखे हो, मैंने कहा n1 और n2, तो उसे हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं यार ये AH होगा और इसे BH मान लेते हैं, H इनका कॉमन फैक्टर हो गया, और A और B आपस में क्या हो गए, को प्राइम हो गए, है ना। तो अगर मैं इनका एलसीएम निकालता हूं तो वो क्या आ जाता है, ABH आ जाता है, HCF निकालता हूं तो H हो जाता है, और जिसे अगर मैं कॉमन ले लूं यहाँ पे H को, तो ये AB - 1, और ये किसके बराबर आ जाता है, ये 143 के बराबर हमें दे रखा है। X ग्रेटर देन Y है, मतलब N1 ग्रेटर देन Y है, इस N1 की जगह मैं X ही कर देता हूं और इसे Y कर देता हूं, जिससे कि कोई कंफ्यूजन रहेगी ना। ठीक है, और अगर मैं कहूं यहाँ पे अगर x ग्रेटर देन y है, तो हम कह सकते हैं यार AH ग्रेटर देन BH होगा, तो मतलब A ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ये चीज भी हमें ध्यान रखनी होगी। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट दिख रही है तो आप कहेंगे सर HCF के क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो हम इसे क्या करेंगे, फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे अपने नंबर को, और अगर इसके फैक्टर्स बनाऊं तो आपको पता है यार ये 11 × 13 होता है 143, है ना। तो फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो 1 से तो कटेगा ही कटेगा, ये 1 हो सकता है, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट डेट इज 143 से कटेगा। तो मेरे पास ये 4 चीजें निकल के आएगी यार, ये इन चारों चीजों का फैक्टर है। ठीक है, इसके फैक्टर्स ये हैं। HCF की वैल्यू क्या हो सकती है, आप कहेंगे सर HCF इन चारों में कोई भी मान ले सकता है।
HCF मेरा 1 हो सकता है, HCF मेरा 11 भी हो सकता है, HCF मेरा 13 भी हो सकता है और HCF मेरा 143 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे सर 143 अगर ये हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 में क्या करूं, इसमें मल्टीप्लाई, मेरे पास यहां पे 143 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो AB माइनस 1 क्या हो गया 143, इसमें 11 में क्या मल्टीप्लाई करूं 13, इस टाइम पे 13 क्या हो गया ये हो गया, तो ये मेरे पास 143 आ गया। 13 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 11 को तो ये क्या होगा 143, तो इस केस में ये मेरा 11 हो जाएगा और इसमें ये 1 हो गया तो ये भी क्या आएगा 143। क्या सब चीज समझ में आ गई? तो मैंने कहा चार वैल्यू जो मेरे पास निकल के आ रही है किसकी, HCF की, लेकिन हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या AB माइनस 1 143 हो सकता है, क्या AB माइनस 1 13 हो सकता है, क्या AB माइनस 1 11 हो सकता है और क्या AB माइनस 1 1 हो सकता है। अगर ये चीज समझ में, अगर ये चीज वेरीफाई हो जाती है तो हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो चलो मैं इसे यहीं पर भी थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं आपको। आप कहेंगे सर देखो अगर HCF को 1 रखना है तो AB माइनस 1 143 हुआ, तो AB का मान क्या हो जाएगा फर्स्ट केस में, ये हो गया AB 144। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। 144 को आप ब्रेक करेंगे, हम सभी लोगों को पता है ये 12 का स्क्वायर होता है, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हम प्राइम नंबर्स वाले फैक्टर्स में पूरी तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। अब आगे बढ़िए। अब आप कहिए सर यहां पे A मुझे पता था ग्रेटर देन B होगा, तो A और B के क्या क्या मान पॉसिबल है? A और B के अगर मैं मान निकालता हूं तो पहला मान तो मेरे पास ये आएगा यार, A को मैं 144 कर देता हूं, B को 1 कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा HCF 1 है, एक नंबर 144, दूसरा 1, चीजें खत्म हो गई। ये पॉसिबल केस है। दूसरा केस क्या कर सकते हैं हम, अब देखो ये 2 स्क्वायर एक साथ ही आएगा, 3 स्क्वायर एक साथ ही आएगा, क्योंकि अगर एक फैक्टर 2 का और एक फैक्टर 3 का इधर लिख दिया, इधर भी बोलूंगा तो HCF मेरा चेंज हो जाएगा, है ना। तो वो चीज तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा यहां पे कि या तो मेरे पास अब दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है कि मैं कह सकता हूं यार 3 स्क्वायर यहां पे आ सकता है और 2 स्क्वायर यहां पे आ सकता है, तो ये पॉसिबल केस बन सकता है। क्या A और B की और कोई वैल्यू आपको यहां पे समझ में आ रही है? नहीं, क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू इससे बड़ी भी तो रखनी है, वरना क्या होता 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर हो जाता और एक हो जाता आपका यहाँ पे 144 इधर चला जाता 1, यहाँ पे अगर कंडीशन नहीं दे रखी होती थी कि x ग्रेटर देन y होगा, लेकिन कंडीशन दे रखी है तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है, तो दो वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, केस 1 से हमने निकाला तो केस 1 ट्रू है, मतलब HCF 1 पॉसिबल है। ऐसे अगर मैं केस 2 को देखता हूं, आप कहेंगे सर यहाँ पे 11 हो गया तो AB मेरे पास कितना आ गया 13 आ गया। अगर AB 13 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, सॉरी AB 14 आएगा ना, AB माइनस 1 13 है तो AB आ गया 14, 14 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 7, तो मेरे पास A और B की क्या क्या वैल्यू बनेगी, मेरे पास A और B की वैल्यू बनेंगे, आप कहेंगे सर एक तो 14 और 1 हो जाएगा और एक मेरे पास 7 और 2 हो जाएगा, दो ही केस बनेंगे, तो दो वैल्यू मेरे पास यहां पे निकल गई, तीसरे नंबर की चौथे नंबर की। आगे बढ़ते हैं, केस 3 पे चलता हूं मैं। मेरे पास AB माइनस 1 अगर 11 है तो AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा 12, और AB 12 क्या होता है 2 स्क्वायर इंटू में 3 होता है, तो क्या क्या केसेस बनेंगे, आप कहेंगे सर A और B का मान मेरे पास क्या आएगा, A को मैं एक बार 12 रख सकता हूं तो B मेरे पास 1 हो जाएगा, और A को एक बार 2 स्क्वायर रख सकता हूं डेट इज 4 तो B हो जाएगा 3। क्या और कोई केस बनेगा? नहीं बनेगा। तो दो केस यहाँ पे हो गए, ये पांचवें नंबर का केस हो गया, ये छठी वैल्यू जो A और B की पॉसिबल है, और चौथा केस क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे जब AB क्या हो जाए, यहाँ पे AB माइनस 1 के बराबर है तो AB किसके बराबर 2 के बराबर, तो इसके फैक्टर हुए 2 इंटू 1, तो मेरे पास क्या हो सकता है, आप A को 2 रख सकते हो और B को 1 रख सकते हो, है ना, यही वैल्यू केस बनेगा। तो एक सातवें नंबर की वैल्यू ये पॉसिबल है। तो टोटल कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो गई हमारे पास, जल्दी बताइए, A और B की टोटल कितनी हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल हो गई, 7 डिफरेंट वैल्यू है, हर केस में आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, है ना। अगर 7 डिफरेंट वैल्यूज आ गई मेरे पास यहां पे, तो x और y के कितने पॉसिबल पेयर बनेंगे हमारे पास, 7 बनेंगे।
अभी यहाँ पे हमें एक चीज और चेक करनी पड़ेगी कि कोई पेयर सिमिलर तो नहीं जा रहा, नहीं सिमिलर नहीं जाएगा। अगर मैं देखूंगा जैसे यहाँ पे भी अगर आप वैल्यूज निकालने की कोशिश करो तो फर्स्ट केस हमने लिया यहाँ पे, HCF कितना था मेरे पास फर्स्ट केस में 1 था, तो यहाँ पे 144 और 1 वैल्यू जाएगी पहली, और दूसरी यहाँ पे 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर मतलब 9 और 4 ये वैल्यू जाएगी। हर केस में अलग अलग वैल्यू जाएंगी, सिमिलर वैल्यूज हमारी किसी भी केस में नहीं बनेगी, ठीक है। तो टोटल 7 वैल्यूज मेरे हिसाब से बन रही है। हमसे कहता है मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, तो x माइनस वाई की मिनिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी? अगर सारे केसेस आप चेक करेंगे एक एक करके तो आप देखेंगे 3 स्क्वायर 9 है और यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 है, और इस केस में HCF क्या था हमारा 1 था, तो 9 माइनस 4 ये वाली वैल्यू मिनिमम वैल्यू बन रही है मेरी 5, तो ये वाला भी ट्रू नहीं है। दे आर टोटल 6 पेयर्स, यहां पे हमारे पास 7 पेयर हैं। HCF की हमारे पास टोटल कितनी वैल्यू निकली थी? 1 2 3 4, तो ये 4 वैल्यूज थी, तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी गलत जा रही है यहाँ पे। तो चारों ऑप्शन अगर मैं देखूं यहाँ पे तीनों कथन सत्य हैं, बिल्कुल गलत है। केवल कथन 1 और 2 सत्य हैं, ये भी गलत है। कथन 1 असत्य है लेकिन 2 और 3 सत्य हैं, ये भी गलत है। कथन 1 और 3 सत्य है लेकिन 2 असत्य है, ये भी गलत है। चारों ही स्टेटमेंट गलत है। आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिए और कुछ अगर आपको लगता है मेरे एंड पे कोई सिली मिस्टेक हुई है तो बताइए। मेरे हिसाब से तो चारों ही वैल्यूज गलत आ रही हैं। सब पे आप चाहें तो नंबर दोनों निकाल के देख लीजिए कि यूनिक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, HCF जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज दिख जाएंगी। कहता है एक काम को A और B मिलके 54 डेज में कर सकते हैं, उन्होंने 12 दिन तक काम करा, तो रिमेनिंग वर्क A, B और C ने मिलके 28 डेज में कंप्लीट करा। तो यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी सी अलग बनेगी। आप कहेंगे सर A, B मिलके 54 डेज में पूरा काम कर सकते हैं, उन्होंने क्या कर दिया 12 दिन काम कर दिया, तो कितने दिन का काम बचा उनका? A और B का 42 डेज का काम बचा, है ना। और ये A, B और C ने मिलके कितने दिन में कंप्लीट करा? 28 डेज में। तो मैं कह सकता हूं A प्लस B प्लस C ने मिलके ये वाला काम कितने दिन में? 28 डेज में। तो टोटल वर्क को इक्वेट कर सकते हैं हम यहाँ पे, जो रिमेनिंग वर्क था। और अगर मैं सोल्व करता हूं यहाँ पे तो मेरे पास ये 3 और ये 2 आएगा, तो 3A प्लस बी में से 2A प्लस बी घटाऊंगा तो A प्लस बी इधर बचेगा, और ये मेरे पास 2C के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां से A प्लस B और C के एफिशिएंसी का रेशियो निकालूंगा तो 2:1 आएगा। आगे कहता है जो काम B 6 दिन में करता है उसे C 9 दिन में करता है, तो B और C काम का रेशियो कितना है? 6:9, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? 9:6, मतलब 3:2। ये चीज हमें यहां पे समझ में आ रही है। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो C की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 है और C की एफिशिएंसी यहाँ पे 2 है, तो दोनों को इक्वेट करने के लिए जिससे कि रेशियो मेरा मेंटेन हो जाए, तो मैं कह सकता हूँ इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2। तो यहां से मेरे पास C की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 आ गई। B की एफिशिएंसी 3 आ गई। A की एफिशिएंसी कितनी आएगी? B की एफिशिएंसी अगर यहाँ पे 3 है और कंबाइंड A प्लस B की एफिशिएंसी 4 है, तो A की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1 आएगी। अगर A की एफिशिएंसी 1 है, हमसे क्या कहा है? हमसे कहा है कि टोटल काम का 2/3 करने में A को कितना टाइम लगेगा। टोटल काम कितना होगा? A और B की कंबाइंड एफिशिएंसी है 4, दोनों मिलके पूरे काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 54 डेज में। तो ये हो गया टोटल वर्क। इसका कितना करना है? 2/3, और किसे करना है? ये काम करना है A को। A की एफिशिएंसी है 1। सोल्व करके आंसर आ जाएगा। यहां से काटूंगा 3 से 18, 18 2 जा 36 इंटू में 4, 144 डेज। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है सभी लोगों को? अगले सवाल पे चलते हैं। थोड़ा अच्छा सवाल एसएससी ने यहाँ पे टीसीएस ने बनाया। करिए ट्राई। सारे सवाल अच्छे हैं जो भी मैंने यहाँ पे लिए हैं, टाइम लगेगा लेकिन आप सीख जाओगे तो काफी मदद मिलेगी। कहता है सारे प्राइम नंबर्स को कंसीडर कर लीजिए 1 से लेके 100 के बीच में, ठीक है। हमें बताना है इनमें से कौन सी
चीजें करेक्ट है। अब यहाँ पे किसे कंसिडर करना है, सिर्फ प्राइम नंबर्स को, ठीक है, अभाज्य संख्याओं को। कहती है पहली स्टेटमेंट कि अ नंबर दैट इज 1 ग्रेटर देन अ मल्टीपल ऑफ 5 हैज अ यूनिट डिजिट 3 और 6। एक नंबर जो कि एक बड़ा हो मल्टीपल ऑफ 5 से, उसकी यूनिट डिजिट 3 या 6 होगी। तो ये तो वैसे ही गलत है। 5 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं, आप कहेंगे सर 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, 20 ऐसे चलता रहता है। तो 5 का जो भी मल्टीपल होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होती है, आप कहेंगे सर उसकी यूनिट डिजिट या तो 5 होती है या फिर 0 होती है। और अगर इसमें मैं 1 को ऐड कर दूं, 5 के किसी भी मल्टीपल में 1 को ऐड करूं, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, या तो 6 आएगी या फिर 1 आएगी। तो यहाँ पे तो ये कह रहा है कि यूनिट डिजिट 3 और 3 हो या 6 हो, 3 हो या 6 हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 3 तो आ ही नहीं सकती, है ना। और यहाँ पे क्योंकि हम बात सिर्फ प्राइम नंबर्स की कर रहे हैं, तो प्राइम नंबर्स की अगर मैं केस लेके चलूं, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, आप एक एक करके सारे सीक्वेंस में प्राइम नंबर्स को लिखेंगे और उसमें देखेंगे क्या ये चीज फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। तो ये तो जनरल केस में ही फॉलो नहीं हो रही। यूनिट डिजिट 6 तो मिल रही है, 3 तो कहीं भी नहीं मिल रही हमें। और यूनिट डिजिट हमारी 1 भी हो सकती है, जैसे कि एक प्राइम नंबर अगर मैं आपको बताऊं 11, इसकी तो यूनिट डिजिट क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। तो 3 और 6, खाली 3 या 6 तो नहीं होंगी, इसके अलावा भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, ठीक। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है ही है। दूसरी चीज, सम ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर 1 ग्रेटर देन द मल्टीपल ऑफ 5 इज 215। ये ध्यान से करने वाला है कि जितने भी नंबर्स हैं जो 1 ग्रेटर है मल्टीपल ऑफ 5 से, उनका सम क्या आएगा 215। अब कौन कौन से नंबर लेंगे, यहां पे प्राइम नंबर्स की बात करें तो वो सारे प्राइम नंबर हमें निकालने पड़ेंगे। तो सेकंड केस अगर मैं लेके चलता हूं, तो पहले 5 का मल्टीपल 6 प्राइम नहीं है, कंसिडर नहीं करेंगे। 11 कंसिडर करेंगे, 16 कंसिडर नहीं करेंगे, फिर 21 कंसिडर नहीं करेंगे, प्राइम नहीं है। 26 कंसिडर नहीं करेंगे। अब देखो 6 वाले तो सारे इवन होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यार वो तो प्राइम होंगे ही नहीं, तो 6 वाले तो छोड़ो ही नहीं, 1 वाले देखते हैं। 21 नहीं हुआ, 31 होगा तो 31 यहां पे आएगा। 41 होगा, 51 नहीं होगा, 17 से कट जाता है। 61 होगा, 71 होगा, 81 होगा क्या, नहीं होगा, 3 से कट जाता है। 91 होगा क्या, नहीं, 13 से कट जाता है। तो मेरे पास सिर्फ ये 5 नंबर निकल के आए जो 5 के मल्टीपल +1 की फॉर्म में बन रहे हैं और जो कि आपस में क्या है, प्राइम है। अगर मैं इन सब का सम करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, तो एक 5 आ जाएगा ये तो, और 4 4 8 14 और 7 21 215। इनका सम 215 होना चाहिए, ये यहां पे लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट मेरे पास कि सम ऑफ ऑल द नंबर्स व्हिच आर 1 ग्रेटर देन द मल्टीपल ऑफ 5 और आल्सो 1 ग्रेटर देन द मल्टीपल ऑफ 6 एंड आल्सो 1 ग्रेटर देन द मल्टीपल ऑफ 6 इज 92। उन सभी नंबर्स का सम जो 5 से एक बड़े हैं, 5 के मल्टीपल से एक बड़े हैं, प्राइम भी हैं और 6 के मल्टीपल से भी एक बड़े हैं, उन सब का सम क्या आएगा 92। तो बिल्कुल चेक कर लेते हैं। अब ये 5 नंबर मेरे पास हैं, 5 वाले ये मिल गए। अब इसमें से वो नंबर निकाल लो जो 6 के मल्टीपल हैं और 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 दे रहे हैं, मतलब 6 का मल्टीपल +1, तो 6 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 देगा। क्या ये 6 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 देगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये कंसिडर करना है, ये कंसिडर नहीं करना है, ये कंसिडर करना है। 61 6 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 ये नहीं देगा। तो यहाँ पे 31 + 61 दैट इज 92। तो ये भी मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, ये भी सही है। तो कथन बी और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल जब इस तरह के आएंगे तो आपको पढ़ना बड़े ध्यान से क्वेश्चन को कि कुछ गलती ना करें, ठीक है। 5 के मल्टीपल +1 भी हो नंबर, 6 का मल्टीपल +1 भी हो नंबर, प्राइम भी हो, 1 से 100 के बीच में भी हो, उनका सम बताना है सबका। तो 2 नंबर्स निकले, उनका सम कर दिया हमने 92। ये तीनों सवाल इंडिविजुअल भी पूछ सकता था। पहला सवाल भी अपने आप में एक बड़ा सवाल था, ये भी और ये भी, तीनों को इंडिविजुअली पूछ लेता तो भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अब कहता है एक आर्टिकल को हमने X% मार्कअप किया कॉस्ट प्राइस से और उस पे X/2% का डिस्काउंट दे दिया, फिर भी हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 10.5% का। तो X की वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन एग्जाम बेस्ड अप्रोच हमें समझने की जरूरत है। मेरे पास कोई भी वैल्यू है, हमने क्या करा, पहले उसकी वैल्यू X% से बढ़ाई,
फिर x/2% का डिस्काउंट देने का मतलब है कि x/2% से वैल्यू को गिराया, और हमारे पास जो नेट चेंज निकल के आया वो कितना आया, प्रॉफिट हो रहा है 10.5 का, तो 10.5 हमारा नेट चेंज आया। एक तरीका तो यह मैं बेसिक इक्वेशन बनाऊं फिर सॉल्व करूं तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लंबा चला जाएगा। आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन की मदद ले सकते हैं कि ऑप्शन चारों में से देखता हूं कि क्या हो सकता है। जैसे अगर हम ऑप्शन की मदद भी लेंगे तो वो ऑप्शन को ट्राई करेंगे, देखो x% निकालूंगा, बढ़ रहा है, ठीक है, ये घट रहा है, तो इफेक्टिव क्या होगा, अगर इसे मैं a मान लेता तो ये -b होता, घट रहा है, तो a - b - ab डिवाइडेड बाय 100, इफेक्टिव चेंज यही आएगा। तो आप तो पहली चीज तो ये देख सकते हो, देखो यार पॉइंट के बाद मेरे पास एक सिंगल वैल्यू है, तो चारों ऑप्शन में पॉइंट के बाद सिंगल वैल्यू चाहिए। 35 और 25 को तो ले ही नहीं सकता, जैसे ही मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, और 100 से डिवाइड करूंगा, पॉइंट के बाद दो वैल्यू आएंगी, सिंगल वैल्यू तो आएगी नहीं, और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा, मतलब x और x/2 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तब भी दिक्कत आएगी। तो पॉइंट के बाद दो वैल्यू हमें नहीं चाहिए, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। मैं अभी आपको एक केस लेके बता देता हूं, मान लो मैंने 35% को ऑप्ट करा होता, तो आप कहते 35 - 35/2 और माइनस में 35 इंटू में 35/2 डिवाइडेड बाय 100। तो इस वाले केस में मेरे पास जो ये वाली वैल्यू आती, तो पॉइंट के बाद मेरे पास मुझे मैक्सिमम एक डिजिट चाहिए यहाँ पे, तो इस वाले फैक्टर को देखूं, पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे तो मुझे एक से ज्यादा डिजिट मिलेंगी क्योंकि दो जीरो हैं, कट नहीं रहा, बल्कि 3 डिजिट मिलेगी यहाँ पे मैं सोल्व करूंगा तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्योंकि देखो 5 का फैक्टर कट जाएगा, 2 की पावर 3 बचेगा। ओड नंबर को अगर आप 2 की पावर 3 8 से काटेंगे तो पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज मिलती हैं हमें, ठीक है। या फिर से सिंप्लीफाई करने के लिए नीचे 200 है, तो यहाँ पे 5 से 1000 बनाता है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करता, कोई सिंगल वैल्यू आती, नीचे 3 जीरो होती, डिवाइड करके पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू मिलेंगी, 3। सिमिलरली 25 में भी ऐसे ही होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो पॉसिबल थे ही नहीं मेरे, या तो ये पॉसिबल होगा या ये पॉसिबल होगा। अब लॉजिकली सोचो कि भैया अगर मैं ये वाला लेता हूं तो 20 - 20/2 10 - 20 इंटू 10/100, ये तो मेरे पास वैल्यू क्या दे देगा, ये तो 8 दे देगा। 8 तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, हमें तो 10.5 चाहिए, तो 20 - 10 करते ही मेरे पास 10 आ गया था, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो लॉजिकली आपको थोड़ा सा कई बार सोचने की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि आप आंसर अपना टर्म टाइम में निकाल पाए। ये सब सोचने वाला पार्ट है, ये सब लिख के मैंने समझाया, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, सोचना है सिर्फ, और इसमें कुछ ही सेकंड्स लगेंगे, इसमें 5 से 10 15 सेकंड मैक्सिमम मान लो, 15 सेकंड में आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो पढ़ने के बाद। अब जैसे सवाल मेरे पास ये है, अब ये भी स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, कहता है कि 3 स्टेटमेंट दे रखी है हमें, इनमें से कितनी स्टेटमेंट सफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि a - c की वैल्यू क्या होगी। पहली स्टेटमेंट ये है, दूसरी स्टेटमेंट ये है, और तीसरी स्टेटमेंट ये है। अब आप ध्यान से बताइए मुझे, एक जनरल परसेप्शन क्या होगी, हमें पता है अगर दो इक्वेशन हो, दो वेरिएबल हो, तो मैं दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकता हूं। ऐसे 3 इक्वेशन हो, 3 वेरिएबल हो, तो तीनों की वैल्यू डायरेक्टली निकाली जा सकती है। तो अगर मैं इस कंसेप्ट को ही ध्यान से समझता हुआ चलूं, तो आप कहेंगे सर पहली स्टेटमेंट में क्या है, 3 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन। यहां पे क्या है मेरे पास, 3 वेरिएबल एक इक्वेशन, इक्वल्स टू क्या करता है, एक इक्वेशन को डिनोट करता है। और यहां पे मेरे पास क्या है, 3 वेरिएबल एक इक्वेशन, और तीनों वेरिएबल तीनों केस में सेम है। तो मुझे 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन मिल जाए तो मैं सारी चीजों की वैल्यू बता सकता हूं एक जनरल केस के अंदर। तो 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन तो यहां से मिल रही है, एक इक्वेशन या तो यहां से मिल जाए, तब भी 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल हो गए, मैं a - c की वैल्यू निकाल पाऊंगा। और या फिर 2 इक्वेशन यहां पे मिल रही है और एक इक्वेशन यहां से मिल जाए, तो मेरे पास यहां पे फिर से वही पार्ट आ जाएगा, तो भी मैं क्या कर सकता हूं, a - c की वैल्यू निकाल पाऊंगा। 3 इक्वेशन हो जाएंगी, 3 वेरिएबल टोटल हो जाएंगे। तो मेरे पास स्टेटमेंट 1 के साथ या तो 2 मिल जाए, या स्टेटमेंट 1 के साथ स्टेटमेंट 3 मिल जाए, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये एक जनरल तरीका है, इसमें बहुत सारे स्पेसिफिक केसेस भी बनते हैं जब ऐसा काम कम इक्वेशन में भी पॉसिबल हो पाता है कि मुझे यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखे हैं, 3 वेरिएबल है और मुझे a - c निकालना, मैं तब भी निकाल पाता हूँ। ये चीज भी पॉसिबल होती है, तो मैं डिटेल में बताऊंगा। ये मैंने जनरल परसेप्शन बताई जो हम अलजेब्रा में पढ़ रहे हैं कि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल मिल जाए तो हम सारे वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक इक्वेशन हो, उसमें मैं 4 वेरिएबल हो, मैं चारों की वैल्यू बता पाता हूं, जैसे कि आपने केस पढ़े हुए हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस बहुत है इस चीज की, जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया। जैसे मैंने कहा कि से
x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z माइनस 1 का स्क्वायर, ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अब ये एक इक्वेशन है, क्या है? एक इक्वेशन है, लेकिन यहां पे मैं इस इक्वेशन को यूज करके ऑल 3 वेरिएबल्स की वैल्यू बता सकता हूं। क्या कर सकता हूं? ऑल 3 वेरिएबल्स की वैल्यू बता सकता हूं। अलजेब्रा में पढ़ाया हमने। कैसे? आप कहेंगे सर एक स्क्वायर नंबर, ये भी स्क्वायर स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। 3 पॉजिटिव नंबर का सम 0 यहां पे दे रखा है, तो तीनों के तीनों क्या होंगे? 0 या 0 से बड़े ही हो सकते हैं। तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तभी यहां पे 0 मिलेगा। तो इस इक्वेशन से अगर इसे पूरा 0 पुट करूंगा तो x3 आ गया, y2 आ गया और z मेरे पास 1 आ जाएगा। यही कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। तो कई बार नंबर ऑफ इक्वेशन कम हो तब भी हम ज्यादा वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या ये चीज आपको समझ में आई? तो जो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट आपको बताया ये लिमिटेड है, इट इज नॉट कि हर जगह अप्लाई हो जाएगा। इसके एक्सेप्शन केसेस बहुत सारे बनते हैं और उसके भी सवाल बनते हैं। तो इसलिए मैंने पहले आपको बेसिक से बताया, लेकिन 100% श्योरिटी के साथ ये चीज नहीं कह सकता। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। हमें किसका मान बताना है? हमें a माइनस सी का मान बताना है। अब सोल्व देखो, a प्लस बी का रेशियो पहला अगर मैं ले लूं, a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी, ये है 8/3 और यहां पे a प्लस बी प्लस सी का कुछ मान दे रखा है मुझे 2772। ठीक है, क्या मैं इससे निकाल सकता हूं a माइनस सी? आप कहेंगे सर नहीं निकाल सकते। यहां से मैं a प्लस बी प्लस सी का कंबाइंड रेशियो कह सकता हूं कि यार ये 11 रेशियो हो जाएगा। 11 रेशियो इसे रिप्रेजेंट करेगा तो मेरे पास एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा? 11 से अगर मैं इसे काट दूं तो 2 जा 57 5 जा और 252, एक रेशियो 252 आ गया। लेकिन मुझे a माइनस सी चाहिए, यहां से मुझे c का मान मिल जाएगा, a प्लस बी का मान मिल जाएगा, लेकिन a माइनस सी का मैं यहां से मान नहीं निकाल सकता। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में a माइनस सी तो नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब a अपॉन में a प्लस सी 2/5 दे रखा है। अब क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में आंसर बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, लेकिन अगर इन दोनों इक्वेशंस को यूज कर दें तो हम आंसर बता सकते हैं। अब देखो ध्यान से, आप कहेंगे सर यहां से मेरे पास एक रेशियो 252 निकल के आया, तो c का मान कितना हो गया? c का मान हो गया 3 इंटू 252। मैं भी सोल्व करना नहीं सिखा रहा, मैं बता रहा हूं कि करना क्या है, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। c मिल गया। ठीक है, a अपॉन में a प्लस सी था मेरे पास। ठीक है, अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें रेशियो की फॉर्म में इस इक्वेशन में a 2 रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? तो अगर a 2 रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है तो c कितने को करेगा? यहां पे 5 रेशियो है तो c 3 रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा? तो अगर c 3 रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां पे भी c 3 रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो a कितने को करेगा? a 2 रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा और b कितने को करेगा? b करेगा हमारा 5 रेशियो को 6 रेशियो को रिप्रेजेंट, 6 और 2 8 और 3। तो यहां पे मैं b का मान निकाल सकता हूं। अगर मेरे पास c का मान कितना आया था? 3 इंटू में 252 आया था, तो b का मान कितना आएगा? 6 इंटू में 250, सॉरी a का चाहिए ना, तो यहां से a का तो मिल ही गया मुझे। a का मान आएगा 2 इंटू में 252 और a माइनस सी मैं यहां से निकाल पाऊंगा। इनका डिफरेंस ये आएगा माइनस का 252। इतना पार्ट क्लियर है? चलेंगे आगे। अब हम ऐसे ही अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन के साथ ये वाली क्लब कर देता, a अपॉन में b प्लस सी, यह है 34/43। तो आप यहां पे भी ध्यान दीजिएगा कि मैं ऊपर वाली इक्वेशन से अगर देखता हूं तो a प्लस बी प्लस सी यहां पे कंबाइंड कितना बना रहा है? 43 प्लस 34, ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 77 रेशियो। यहां पे ये कितना है? 11 रेशियो। तो रेशियो को इक्वलेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं ये बीच वाला पार्ट अभी फिलहाल हटा देता हूं नेक्स्ट इक्वेशन के लिए। एक सेकेंड दो। मैं सारा पार्ट जो भी करा था इन दोनों के इक्वेशन को देखते हैं, ये हटा देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब मैं फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट को खाली देख रहा हूं, ये भी छोड़ दो। मैंने कहा यहाँ पे ये 11 रेशियो है, ये 77 रेशियो, तो इसमें 7 रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों बन जाएंगे, रेशियो मेंटेन हो जाएंगे।
अब रेशियो मेंटेन हो गए तो मेरे पास A34 रेशियो है, यहाँ पे A प्लस बी कितना आ जाएगा 56, C कितना आ जाएगा 21। तो यहाँ पे मेरे पास A34 होगा तो B कितना आ जाएगा, B22 रेशियो आ जाएगा। अगर B22 रेशियो है तो C कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 43 में से 22 को घटा दूंगा तो C आ जाएगा 21 रेशियो, जो कि दे भी रखा था यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो मेरे पास इनका कंबाइंड कितना हो गया 77 रेशियो। 77 रेशियो रिप्रेजेंट करेगा 2772 और A माइनस C कितना हो जाएगा मेरे पास, A34 है, C 21 है, 34 माइनस 21 13 रेशियो। 77 रेशियो का मान गिवन है, 13 रेशियो का मान निकालना है, तो ये हम सोल्व करके निकाल लेंगे, सिंपल है। तो दो इक्वेशन से क्वेश्चन किया जा सकता है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन में कहता है एक सर्कुलर पाथ है 800 मीटर का, जिसमें बीना और अरुण अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, सेम पॉइंट ए से सेम टाइम पे निकलते हैं। ठीक है, देख जब वो मिलते हैं पहली बार उसके बाद भी वो चलते रहते हैं। बीना को 53 1/3 सेकंड लगते हैं ए पे पहुंचने पे वापस, और अरुण को 2 मिनट्स लगते हैं वापस ए पॉइंट पे पहुंचने पे। तो हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, बतानी है कि सही है या नहीं है। ध्यान से देखिएगा, एक सर्कुलर पाथ है ए, ठीक है, दो लोग हैं, एक है मेरे पास बीना और अरुण, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, बीना इस डायरेक्शन में जा रही है, अरुण इस डायरेक्शन में। दोनों कुछ टाइम तक चले होंगे, हो सकता है उनकी मुलाकात यहाँ पे हो, मीटिंग पॉइंट। उसके बाद अरुण अपना आगे मूव करेगा। अरुण को कितना टाइम लग रहा है आगे पूरा डिस्टेंस कवर करने में, 2 मिनट लग रही है पूरा स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने में। और अगर मैं बीना की बात करूं, क्योंकि दोनों बीना इस डायरेक्शन में जा रहे थे, तो बीना मिलने के बाद यहां से यहां तक जाने में उसे लग रहे हैं 53 1/3 सेकेंड। ट्रैक लेंथ है 800 मीटर, मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो इसे 2 × 60 120 लिख सकता हूं। ठीक, अच्छा अब इस सवाल को सोल्व करना है। ये मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया, इससे रिलेटेड दो चीजें रखें, ये बाद में निकाल लेंगे। क्या मैं इसे ब्रेक कर सकता हूं? देखो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहे हैं, रेस ए पॉइंट से स्टार्ट हुई और ए पॉइंट पे खत्म हो रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। मैं कहता हूं यार इस ए पॉइंट को ना आप रिलेट कर पाओगे क्वेश्चन को, अगर मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर दूं। मतलब इस ट्रैक को मान लो ये धागा है, एक सर्कल है, मैंने बीच में से काट दिया, तो क्या ये कुछ इस तरीके का ट्रैक दिखेगा मुझे? ये भी ए पॉइंट है और ये भी बी पॉइंट है, ए पॉइंट है, और इसके बीच में दूरी है 800 मीटर की। मैं कहता हूं कि भैया अरुण चलेगा यहां से और बीना चलेगी हमारी यहां से, है ना, और ये मिलेंगे कुछ यहां पे। ये हो गया मीटिंग पॉइंट। अरुण को कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये मेरा अरुण है, तो अरुण को यहां से लेके यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है? ये लग रहा है 120 सेकेंड। और बीना को यहां से लेके यहां तक आने में 53 1/3 सेकेंड लग रही है, जिसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 160/3 सेकेंड हो गई। क्या इस तरह के क्वेश्चन हमने देखे हैं? दो लोग एक पर्टिकुलर अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं, मिलने के बाद एक को इतना टाइम लगता है डिस्टेंस कवर करने में, दूसरे को इतना टाइम लगता है, तो उनकी स्पीड का रेशियो पूछा करते थे। अगर आपको याद आया इस तरह का सवाल जो कि हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़ा था, तो उसमें हमारे पास स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है इस चीज को सोल्व करने के लिए। मैं कहूंगा कि जो अरुण की स्पीड है रेशियो बीना की जो स्पीड होगी, मिलने के बाद जो उन्हें टाइम लगेगा उसका इनवर्स स्पीड, जो मिलने के बाद जो उन्हें टाइम लगेगा उसका रूट इनवर्स में उनकी स्पीड के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये हो जाएगी स्पीड ऑफ टाइम ऑफ बीना डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ अरुण। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो मेरे पास यहां से अरुण की स्पीड रेशियो बीना की स्पीड, ये किसके बराबर हो जाएगी? बीना का टाइम कितना था 160/3, इसका था 120। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो नीचे 0 से 0 36 और 16, 4 से काट दूंगा 4 और 9,
तो ये आ जाएगा 2/3। अरुण और बीना की स्पीड का रेशियो 2:3। अरुण और बीना की स्पीड का रेशियो स्टेटमेंट 2 में दे रखा है 2:3। ये तो हमारा सही हो रहा है। बाकी पूछा है कि बीना की स्पीड क्या होगी, 6 मीटर पर सेकेंड होगी। तो बीना की स्पीड कैसे निकालेंगे? अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आगे हम क्या कर सकते हैं बीना की स्पीड निकालने के लिए, फटाफट से बताइए। अब आप कहेंगे सर अरुण की स्पीड अगर मेरे पास 2x है तो 2x की स्पीड से अरुण को यहां से लेके यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, 120 सेकेंड्स। 2 मीटर पर सेकंड मान लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 240x हो जाएगा। बीना को यहां से यहां तक आने में बीना की स्पीड है 3 रेशियो, टाइम लग रहा है इतना, 3x इंटू में दिस करूंगा तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 160x। तो हम कहेंगे 160 प्लस 240 डेट इज 400x। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, डिस्टेंस। ये किसके बराबर है, 800 मीटर के। तो x का मान क्या आ गया मेरे पास 2, मतलब मेरे पास एक रेशियो स्पीड 2 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। बीना की स्पीड कितनी हो जाएगी, मेरे पास 3 रेशियो थी, तो 3 इंटू में 2 डेट इज 6 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन क्लियर हो गया या नहीं हो गया? ध्यान से देखिए, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। टाइम लगेगा, जो भी अच्छा सवाल होगा, जहां भी एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलेगा तो आपको चीजों को सीखने में टाइम लगेगा, ध्यान से करते रहिए। कहता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि डिवाइजर है 17408 का, वो क्या है, 2 है। इन्होंने ब्रेक करके भी दिखा रखा है कि 17408 इक्वल्स टू 17 इंटू में 2 की पावर 10 है। तो हमें बताना है सम ऑफ डिजिट ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर दैट इज डिवाइजर ऑफ दिस। सबसे बड़े प्राइम नंबर जो इसे डिवाइड कर सकता है उसकी सम ऑफ डिजिट बतानी है। अब तो इसके सारे के सारे प्राइम नंबर्स में हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, तो कैसे करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा करने में। हो सकता है कई बार कुछ लोग फंस भी जाएं, कैलकुलेशन ना कर पाए। जैसे 17391 किससे कटेगा, इवन वैल्यू से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 3 से कट रहा है क्या, 10 13 और 8 21, 3 से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा क्योंकि 21 आ रहा है, सम ऑफ डिजिट 9 से नहीं कट रहा। तो 3 से काट रहा हूं पहले मैं, 5 जो 15 23 7 9 और 7। अब 3 से कटेगा क्या, दोबारा नहीं कटेगा, ऑब्वियसली बात है। 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा क्या, 56 19 57, 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा क्या, 14 14, 11 से कट जाएगा। तो ये 5 जा जाएगा, 2 जा जाएगा और 7 जा जाएगा। 527 आ गया, 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। 13 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 15 से नहीं कटेगा। 17 से कटेगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा। 31 और 31, ये सारे हमारे के पास क्या आ गए, इसके फैक्टर्स निकल के आ गए। अब ये फैक्टर्स निकल के आ गए तो सबसे बड़ा फैक्टर जो प्राइम नंबर है वो है 31। इसकी सम ऑफ डिजिट बतानी है तो 3 + 1 ही आ जाएगा 4। क्लियर? तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम में, सिंपल से सवाल में भी। तो इस तरीके से आपको आराम से करना है, पेशेंस नहीं लूज करना अपना। देखो क्वेश्चन में कहता है मेरे पास ए, बी और सी की जो मंथली सैलरी है वो है 102720। ए अपनी सैलरी का 20%, बी 10% और सी 25% सेव करता है और उनके एक्सपेंस का रेशियो ये है। तो हमें बताना है कि ए और सी की कंबाइंड इनकम क्या होगी। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आप कहेंगे सर ए की इनकम को ए और बी की इनकम को बी और सी की इनकम को सी मान लो, तो ये 102720 के बराबर होगा। और अगर इनके एक्सपेंस का रेशियो दे रखा है ए, बी और सी का, कितना है 3 4 और यहाँ पे 5, तो मैं फटाफट से बताता हूँ। देखो ए ने 20% सेव करा तो 20% ऑफ ए सेविंग है, तो एक्सपेंस कितना होगा, 80% होगा। इसके बराबर होगा वो, अगर इसे मैं एक्स की फॉर्म में मान लूँ 3x, ये 3x के बराबर होगा। तो ए की इनकम कितनी हो गई, 3x डिवाइडेड बाई 80%। क्या कंसेप्ट आप समझे, जितना उसका इनकम का परसेंटेज एक्सपेंस है उसे एक्सपेंस के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं हम बस, है ना। तो अगर मैं कहता है यहाँ पे, तो ए, बी और सी के एक्सपेंस का रेशियो ये है, तो इनकी इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3x डिवाइडेड बाई 80%। बी की क्या हो जाएगा, 4x डिवाइडेड बाई, बी अपनी इनकम का कितना सेव कर रहा है, 10%, तो खर्च कितना करेगा, 90%।
और सी कितना कर रहा है सेव 25%, तो खर्च करेगा 75% और ये आ जाएगा 5। ये चीज हमें पता होती है, ये बस समझाने के लिए मैंने दोबारा से लिखी है, वरना एग्जाम में हम डायरेक्टली करते हैं। ये तो सब जगह कॉमन है, कट जाएगा। उसके बाद आप आगे काटेंगे तो यार ये 15 आ जाएगा मेरे पास, फिर मैं 5 से काट दूंगा तो ये 3 और ये 18 और ये मेरे पास 9 16 आ जाएगा। फिर मैं 3 से काट दूंगा, अगर सॉरी 2 से ये काट दूंगा तो 2 और ये 9 आ जाएगा। 16 9 और 3 इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 16 इंटू में 9। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 इंटू 9 27, 2 इंटू 16 32 और ये मेरे पास 3 इंटू सॉरी यहाँ पे 1 रेशियो है, 3 से काटूंगा 3, 16 इंटू 3 48। ये इनकी इनकम का रेशियो आ गया। ए और सी की कंबाइंड इनकम का बताना है तो 27 प्लस 48 ये हो गया 75 रेशियो, इसका मान बताना होगा। 75 का मल्टीपल अगर चारों ऑप्शन में चेक करूं मैं यही कह सकता हूँ यार ये 3 से कटेगा और 25 से कटेगा, और यहाँ पे 25 मतलब लास्ट की 2 डिजिट 25 से कटनी चाहिए, चारों ही आ रहा है तो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, मुझे आगे सोल्व करना ही पड़ेगा। टोटल इनकम कितनी है इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं 75 प्लस 32 डेट इज 107। 107 रेशियो इसके बराबर होगा, तो एक रेशियो 102720 और इनटू में मेरे पास 75 रेशियो 75, दिस विल गिव मी माय आंसर। सोल्व कर लेंगे, आप ध्यान से देखिए, देखो ये 107 इसे तो काट नहीं पाएगा, मतलब इसे ही काटेगा। अगर इसे ही काटेगा पूरा पूरा तो आप देखेंगे पहले 107 से अगर करूं 102 तो नहीं कटेगा, यहाँ पे 1027 आ रहा है तो लगभग 9 टाइम्स ही जाएगा, है ना। और यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, 7 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 आ जाए, आप कहेंगे सर 6 से ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 960 इंटू में 75। कैलकुलेशन कर लो, आप देखेंगे यहाँ पे 0 से 0 आ जाएगा। 75 को 6 से काटूंगा तो मेरे पास 450, 45 कैरी फॉरवर्ड और 9 जा 675 प्लस 45 720। दिस विल बी माई आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं आपको, ये रिपीट हो गया आई थिंक, तो इसे स्किप कीजिए। ये वाला सवाल है, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कहता है एक वेसल है जिसके अंदर एसिड और वाटर का रेशियो दे रखा है 5:7, ठीक है। इसमें से 9 लीटर सॉल्यूशन को निकाला और इसे इक्वल क्वांटिटी ऑफ एसिड से भर दिया, तो मेरे पास जो वेसल अब बना उसके अंदर रेशियो एसिड और वाटर का 9:7 हो गया। तो हमें बताना है इनिशियली कितने लीटर सॉल्यूशन था वेसल में। बड़े आसानी से किया जा सकता है। आप कहेंगे सर यहाँ पे मेरे पास मान लो इनिशियली x लीटर सॉल्यूशन था, ठीक है, उसमें एसिड और वाटर इतना हो गया। अब मैंने 9 लीटर सॉल्यूशन इसमें से निकाल लिया, तो रेशियो तो एसिड और वाटर का मेंटेन ही रहेगा अगर मैं सॉल्यूशन निकालूंगा तो ये 5:7 है। अब जितना सॉल्यूशन निकाला था मैंने उससे रिप्लेस किससे किया, मैंने एसिड से रिप्लेस किया। अगर एसिड से रिप्लेस करूंगा तो मैं कहूंगा अब मैंने इसके अंदर क्या डाला, 9 लीटर एसिड डाल दिया, तो 9 लीटर यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन में, ये टोटल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं क्वांटिटी, तो ये क्या हो गया, ये पूरा दोबारा से x हो गया, मतलब जितनी इनिशियल क्वांटिटी थी अब 9 लीटर एसिड डालते ये बराबर हो गया। लेकिन रेशियो क्या बना 9 लीटर डालने के बाद, ये कहेंगे 9:7 बना। आप कहेंगे सर इन दोनों स्टेप के अंदर जब मेरे पास x-9 सॉल्यूशन था, इसमें मैंने 9 लीटर क्या डाला, एसिड डाला, तो रेशियो ये बना, तो वाटर को तो मैंने छेड़ा नहीं, वाटर का रेशियो सेम होना चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सेम दे भी रखा है, तो मुझे बनाने की भी जरूरत नहीं है, सेम डायरेक्टली आ रहा है। तो अगर ये सेम आ रहा है तो रेशियो मेंटेन्ड है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि 5 से 9 हो गया, मैंने कितना एसिड डाला होगा, 4 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करता है, 9 लीटर को। हमसे बताना इनिशियली टोटल सॉल्यूशन कितना था, इनिशियली था x लीटर है। अगर मैं x देखूंगा, x क्वांटिटी पे जाना आप, यहाँ पे क्वांटिटी x यहाँ पे और यहाँ पे x-9 है, तो यहाँ पे रेशियो नहीं कर सकते हम। तो अगर मैं x और रेशियो मेंटेन इन दोनों के हैं, इसका और इसका रेशियो मेंटेन नहीं है क्योंकि x क्वांटिटी में रेशियो ये है और x-9 में भी है, तो रेशियो मेंटेन क्वांटिटी वाइज नहीं है यहाँ पे, इन दोनों में क्वांटिटी वाइज रेशियो मेंटेन्ड है। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं डायरेक्टली, अगर मुझे x लीटर ही बताना है। आप कहेंगे सर 4:9 लीटर को रिप्रेजेंट करता है, हमें कितना बताना है, 16 रेशियो का मान बताना है, तो 16 रेशियो कितना हो जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 इंटू 4 ये हो जाएगा 36 लीटर। इनिशियली सॉल्यूशन कितना रहा होगा, 36 लीटर रहा होगा। इसमें रिप्लेसमेंट एक बार हो रही थी, अगर इसमें 2 या 3 बार रिप्लेसमेंट होती तो क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए मुश्किल बन जाता। तो इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं।
आप देखेंगे जब हम इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो हम उसे किससे रिप्लेस कर रहे हैं, सॉल्यूशन को हम उससे रिप्लेस कर रहे हैं एसिड से। इसका मतलब रिडक्शन किस में हो रहा है, वाटर में। तो वाटर की क्वांटिटी क्या हो रही है हमारी, रिड्यूस हो रही है हर रिप्लेसमेंट के बाद। तो अगर मैं टोटल सॉल्यूशन स्टार्टिंग में मैं मान लेता हूं मेरे पास x लीटर था, है ना, तो हम कैसे कहते हैं यार पहले मेरे पास जो सॉल्यूशन था उसके अंदर वाटर कितना था, आप कहेंगे सर वाटर का रेशियो यहाँ पे 7 रेशियो है, टोटल है 12, तो मेरे पास वाटर कितना हो गया x इंटू में 7/12। अब इसमें रिप्लेसमेंट हो रही है, ठीक है, कुछ सॉल्यूशन में निकाल रहा हूं। मैंने कहा कि यार क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं चलूं तो वो 9 है, वरना मैं मान लेता हूं जितने का भी रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो 9 लीटर का अगर रिप्लेसमेंट हो रहा है तो मैं कहूंगा अब जब एक रिप्लेसमेंट होगी तो मेरे पास वाटर कितना बचेगा, इनिशियल क्वांटिटी x थी मेरे पास 1 माइनस और कितना निकाल रहे हैं हम 9 निकाल रहे हैं, ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा। अब फाइनली मेरे पास वाटर कितना बचा इस सॉल्यूशन के अंदर, आप कहेंगे सर फाइनल पार्ट में वाटर है 7 रेशियो, एसिड है 9 रेशियो, तो वाटर हो जाएगा मेरे पास 7/16 इंटू में x। तो ये मेरे पास वाटर की क्वांटिटी आई। रिप्लेसमेंट एक बार हुआ है, यहां पे 9 लीटर से रिप्लेसमेंट हुआ है। अगर 2 रिप्लेसमेंट होते, एक 9 लीटर की फिर उसके बाद 16 लीटर की, तो 1 माइनस 16/x कर देता, या 3 रिप्लेसमेंट होते तो हम यहाँ पे पावर बढ़ा सकते थे। तो ये रिप्लेसमेंट वाला पार्ट आ जाता मेरे पास, और इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो भी मैं अपना आंसर निकाल सकता हूं। आप देखेंगे यहाँ पे ये x से x कट जाएगा, इसका कोई मान मतलब बचेगा नहीं मेरे पास, और यहाँ पे 7 से ये 7 एलिमिनेट हो जाएगा, ये 3 बचेगा, ये 4 बचेगा, और मेरे पास ये 1 माइनस 9/x ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 3/4 के। बेसिकली जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये टोटल सॉल्यूशन की क्वांटिटी को बताता है, क्या बताता है, टोटल सॉल्यूशन की क्वांटिटी को, और जो ये वाला पार्ट है एक बार रिप्लेसमेंट के बाद क्या वैल्यू बची ये उसको बताता है। तो जैसे अगर मैं सोल्व भी करूंगा तो नीचे ही मेरे पास x आ जाएगा, ये x माइनस 9 आ जाएगा, और ये 3/4, 4 9 लीटर मैंने रिप्लेस किया था ना, जो निकाला था वो घटा दूं अगर मैं टोटल क्वांटिटी से, तो ये वाला पार्ट बताता है। अगर आप रेशियो के टर्म में भी देखें तो ये अगर x को मैं 4 रेशियो मान लूं, इसमें से x में से 9 को घटा रहा हूं तो 3 बच रहा है, मतलब एक रेशियो किससे रिप्रेजेंट करेगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 9 लीटर को रिप्रेजेंट करेगा, और 4 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 36 लीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया, 36। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को देख सकते थे, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे लेवल के सवाल एग्जामिनर अगर बनाना चाहे तो ये कंसेप्ट भी आपका काम आ जाता है। यहाँ पे सिंगल रिप्लेसमेंट थी तो हम ऐसे भी कर लेते हैं, अगर यहाँ पे 3-4 बार रिप्लेसमेंट होती वो भी अलग अलग क्वांटिटी के साथ, तो आपको ये वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ सकता था, ठीक है। चलूं क्या आगे अब मैं, तो देख लेना एक बार, वरना सिंप्लीफाई बेसिक से सॉल्व करोगे तब भी आपको x का मान 36 लीटर मिल जाएगा। ये ध्यान रखना होता है रिडक्शन किसके अंदर हो रही है। अगला सवाल यहां पे मेरे पास ये है कि एक आइटम का जो कॉस्ट है वो 40% ज्यादा है आइटम बी की कॉस्ट से, और आइटम बी की कॉस्ट 25% कम है आइटम सी की कॉस्ट से, ठीक है। अगर मैं ए की कॉस्ट को डिक्रीज कर दूं 20% से, और बी और सी की कॉस्ट को 24 और 33% से इंक्रीज कर दूं, तो जो टोटल न्यू कॉस्ट बनेगी ए बी सी की वो 24% कम होगी इनिशियल कॉस्ट ऑफ 2B और सी की। और सेकंड स्टेटमेंट है जो न्यू कॉस्ट बनेगी ए और 2B की वो 33% ज्यादा होगी टोटल इनिशियल कॉस्ट ऑफ ए एंड बी की। तो ये बेसिक से सोल्व करने वाला सवाल है, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूं, बाकी आप खुद से करना। जैसे कि अगर मैंने कहा ए की कॉस्ट क्या है 20% ज्यादा है बी से, तो ए रेशियो बी निकालूंगा तो 40% मतलब 2 रेशियो, अगर बी 5 रेशियो तो ए और बी का रेशियो ये आ गया, ठीक है। अगर बी और सी को कंपेयर करें तो बी की कॉस्ट क्या है 25% कम है सी से, तो यहाँ पे ये अगर 4 रेशियो होगा तो बी की कॉस्ट क्या हो जाएगी 3 रेशियो। तो यहाँ से मैं ए बी और सी निकाल सकता हूँ, मैं कहूंगा यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी, बी यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास 21 रेशियो 15 रेशियो 20, क्या यही वैल्यू बनेगी ए बी और सी की। अब मेरे पास आगे कहता है कि जो अगर मैंने क्या करा ए की कॉस्ट को 20% डिक्रीज कर दिया, तो इसे हमें 20% रिड्यूस करना है, बी और सी को 24% बढ़ाना है, 24% और 33%,
कुछ नई वैल्यू जाएगी ए बी और सी की, फिर उसमें ए बी सी की जो न्यू कॉस्ट निकलेगी वो बताना है कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ टू बी और सी से क्या वो 24% कम है। तो टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, आप इसे 2100 मान लेंगे, इसे 1500, इसे 2000, इसमें से क्या करेंगे, इसे 20% बढ़ा दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 420, इसमें जोड़ूंगा तो 2520 बन जाएगा ए की न्यू कॉस्ट। बी की न्यू कॉस्ट डालेंगे तो इसका 24% हमें घटाना है, 15 को 24 से मल्टीप्लाई करूंगा 360 और घट जाएगा इसमें, तो 1140, देख लेना कैलकुलेशन सही है क्या। और इसमें अगर मैं बात करता हूं 33%, ये बढ़ाना है सॉरी, तो ये 1860 हो जाएगा, और सी का निकालूंगा 33%, 36, तो ये 2660 हो जाएगा। ये न्यू कॉस्ट आ गई। अब इन तीनों की कॉस्ट को कंबाइन करेंगे, ठीक है, उसे कंपेयर करेंगे टू बी और सी, इसमें 2 से गुना और इसमें सी से गुना, फिर देखेंगे कि जो वैल्यू है वो 24% कम है या नहीं है। तो ये सारा काम आप खुद कर सकते हैं, तो ये वाला आगे का पार्ट आप होमवर्क में सोल्व करेंगे, टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी कुछ नहीं है। अब अगला सवाल हमारे पास ये आता है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कुछ लोगों को हो सकता है ये सिंबल में समझने में दिक्कत आई हो, तो वो मैं आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर देता हूं। कहता है 3 स्टेटमेंट है, ये बता दो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है समेशन ऑफ एन स्क्वायर माइनस एन, ये इसके बराबर अगर एन 1 से लेके 10 है। समेशन ऑफ एन का मतलब क्या होता है, पहले स्टेटमेंट समझ लीजिए। अगर मैं कहीं भी लिखता हूं समेशन ऑफ एन, इसका मतलब क्या है, एन तक जितनी भी वैल्यू जाएंगी 1 से लेके उनका सम, मतलब अगर मान लो जैसे यहाँ पे समेशन ऑफ एन 1 से लेके 10 है, तो मैं मान लेता हूं आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, मतलब 1 + 2 + 3 प्लस कहां तक 10 तक। अगर ये खाली n दे रखा है तो मैं मान लेता हूं ये कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, अगर वैल्यू डिफाइन नहीं है n की, तो यहां i की वैल्यू 1 से लेके n तक कर देंगे। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ये होता है n इंटू में n + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो समेशन ऑफ n का मतलब ये होता है। अब यहां पे अगर आगे करता हूं, तो अगर मैं कहूं समेशन ऑफ 1, और i की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है, इसका मतलब होता है हम यहां पे बात कर रहे हैं सिर्फ n की। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो जो मेरे पास वैल्यू है यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, वो डायरेक्ट n से रिप्लेस कर देते हैं अगर यहाँ पे 1 हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर मेरे पास लिखा हो समेशन ऑफ n स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, 1 से 1 का स्क्वायर, n की जगह पहले 1 रखेंगे, फिर ये बढ़ता रहेगा कहां तक, n तक, 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर और डैश डैश डैश, ये जाएगा n स्क्वायर तक, और इसका मान होता है n इंटू में n + 1 इंटू में 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक। ये तीनों चीज आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई, तो हम आगे के क्वेश्चन को सोल्व करने बढ़ सकते हैं। इसे मैं अगर ब्रेक कर दूं, समेशन ऑफ n स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ n तक जाएगा ये। n स्क्वायर क्या होता है, n इंटू में n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस n इंटू में n + 1 डिवाइडेड बाई 2। इसमें आप कॉमन ले सकते हैं n इंटू में n + 1 डिवाइडेड बाई 2 को, और मेरे पास यहाँ पे वैल्यू बचेगी 2n + 1 डिवाइडेड बाई 3 - 1, ठीक है। यहाँ पे n कहां से जा रहा है, 1 से लेके 10 तक जा रहा है, तो यहाँ पे n की जगह किससे रिप्लेस करेंगे, 10 से रिप्लेस करेंगे, तो मेरे पास ये 10 इंटू में 11 डिवाइडेड बाई 2, 20 + 1 21/3 डेट इज 7 - 1 6, तो यहाँ पे बचेगा 3, 110 इंटू में 3, ये आ गया 330। क्या दे रखा है, दे रखा है। तो पहली स्टेटमेंट मेरी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पे चलते हैं, बी, n स्क्वायर प्लस n है, सेम चीज होगी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे माइनस का साइन था, प्लस कर देंगे, तो ये क्या आएगा n इंटू में n + 1 डिवाइडेड बाई 2, 2n + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1। कहां तक जाना है, 1 से लेके 12 तक, तो 12 12 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2
12 24 प्लस 1 25 बाई 3 प्लस 1। तो ये तो इधर जाके अगर सोल्व करूंगा तो +3 हो जाएगा ऊपर और नीचे बचेगा 3। 3 2 जा 6, यहां से काटूंगा तो 2, तो 28 इंटू में 26, तो ये तो 27 प्लस 1 27 माइनस 1 27 स्क्वायर माइनस 1 520 729 माइनस 1 728, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। थर्ड, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास समेशन ऑफ n स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 n इंटू में n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में मेरे पास यहाँ पे n, 1 की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, n हो जाएगा। सोल्व करके रखेंगे, हमारी वैल्यू मैच करनी कर रही है, 8 तक जा रहा है। तो चाहे तो आप कॉमन लेके कर ले। यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज तो मेरा जो भी आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल होगा, n को कॉमन ले लिया सब जगह। यहाँ पे मेरे पास 9 8 2 जा 16 17 डिवाइडेड बाय 6 है, प्लस यहाँ पे n कॉमन ले लिया 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 है, प्लस मेरे पास यहाँ पे 8 3 2, ठीक है 17 3 51 51 और 27 78 डिवाइडेड बाय 2 डेट इज 39 प्लस 8 47 5 कैरी फॉरवर्ड, यूनिट डिजिट से भी करेंगे, 6 आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है तो नहीं हो सकता। ये 376 कुछ आ रहा है, देख लेना कैलकुलेशन। चलिए तो A और B सही है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टाइम एंड वर्क का फिर से सवाल आ गया। A एक काम को 36 डेज में कर सकता है, B 33 1/3% लेस एफिशिएंट है A से, और C 50% लेस एफिशिएंट है B से। तीनों ने साथ मिलकर काम स्टार्ट करा। A 9 दिन के बाद काम स्टार्ट होने के छोड़ के चला गया, B 3 दिन पहले काम खत्म होने से चला गया। तो हमें बताना है कितना दिन लगेंगे पूरे काम को कंप्लीट करने में। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो A पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, 36 डेज में। B क्या है, 33 1/3% लेस एफिशिएंट है A से, तो A की एफिशिएंसी 3, तो B की कितनी हो गई, 2 हो गई। और C 50% लेस एफिशिएंट है B से, तो C इससे भी 50% कम, तो C की एफिशिएंसी हो गई 1। तीनों ने काम मिलके स्टार्ट करा और आगे की चीजें दे रखी हैं। चलो इनके अगर एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया तो आप ये बताओ टोटल वर्क कितना हो जाएगा। A अकेला पूरा काम 36 डेज में कर सकता है, एफिशिएंसी है 3, तो टोटल काम हो गया 3 इंटू 36। A 9 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया, तो 3 इंटू 9 दिन तक A ने काम करा होगा। B काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, मैं मान लेता हूं टोटल काम मेरा x डेज तक चला होगा, तो B x - 3 डेज तक काम करा होगा। C ने x डेज तक पूरा, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कर रहा है, और A ने 3 दिन करा, तो 2 इंटू में x - 3, तो 2x - 6 और प्लस x। ये टोटल वर्क हो गया। यहाँ पे भी टोटल वर्क को इक्वेट कर देंगे, 27 21 इधर घटाऊंगा तो 108 - 21 87, और ये 3x के बराबर, और x का मान आ गया 29। क्लियर है सभी लोगों को? सिंपल। वरना दूसरे तरीके से आप ये देख सकते थे कि भैया A 36 दिन में करता है, 9 दिन A ने काम कर दिया, तो A का रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 27 दिन का। तो 27 इंटू में 3 कहते हैं आप, ये हो गया बचा हुआ काम जो B और C को करना है। ठीक है, B 3 दिन पहले काम को छोड़ के चला जाता, तो मैं मान लेता हूं कि भैया B 3 दिन पहले ना छोड़ता, B लास्ट तक काम करता, तो B का 3 दिन का काम बढ़ाना पड़ता हमें, जो उसने कम किया है। तो 3 इंटू 2 6,
अब ए बी और सी मिलके मैं मान लेता हूं लास्ट तक काम करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे, एक दिन का कंबाइंड वर्क इनका है 3, तो कितने दिन में करेंगे डिवाइडेड बाय 3। इस तरीके से भी हो सकता है, कुछ लोगों ने सॉल्यूशन निकाला हो, आप कर सकते हैं। यहां से ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 29। दूसरा तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये, किसी भी तरीके से देख सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बिगिनर इस तरीके से देखेंगे, जिन्होंने पढ़ रखा है पहले वो इस तरीके से देखेंगे। अब देखो ये सवाल आ गया एवरेज का, कैसे एग्जाम में हैंडल करेंगे वो सीखना, डेविएशन कंसेप्ट की नॉलेज होनी जरूरी। कहता है कि कुछ स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है सेक्शन में वो 35.5 है, ठीक है। उनमें से जो 12 बच्चे जिनका वेट 37 kg था वो सेक्शन को लीव करके चले जाते हैं। 5 स्टूडेंट जिनका जो वेट है इतना इतना है वो ज्वाइन कर लेते हैं, तो जिससे कि जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं सबका मिला के अब जो वेट है वो 300 ग्राम से क्या होता है, घट जाता है। तो हमें बताना है इनिशियली सेक्शन में कितने बच्चे थे। अब कैसे करेंगे, देखो इनिशियली मैं मान लेता हूं n बच्चे थे, एवरेज वेट कितना था 35.5, 12 बच्चे छोड़ के जा रहे हैं तो n में से 12 बच्चे कम हो गए, जिनका एवरेज वेट था 37। 5 बच्चे नए जुड़ रहे हैं, अब उनका एवरेज वेट भी निकाल लो। इनिशियली कितना था हमारे पास, आप यहाँ पे ये वैल्यूज दे रखे हैं 40, 39.5, 38.5, 42, 47.5। आप 40 को एवरेज मान के देखो इनका एवरेज कितना निकलेगा। डेविएशन अगर मैं देखूं -0.5 है, यहाँ पे -1.5 तो 2 हो गया, +2 कैंसिल आउट हो गया, +7.5 बचा, 5 बच्चे बटेगा 7.5 डिवाइडेड बाय 5 1.5, तो 40 मैंने माना था, तो इन पांचों का जो एवरेज वेट आएगा ये आएगा 41.5। अब टोटल मेरे पास कितने बच्चे बचे, टोटल बच्चे बचे मेरे पास यहाँ पे 9 -7 n-7। इनका जो एवरेज वेट है जो पहले से है उससे इंक्रीज करके 300 ग्राम, ये केजी में है तो 0.3 मानेंगे, तो मेरा जो अब एवरेज बना होगा इनका वो बना होगा 35.5 प्लस 0.3, है ना। डेविएशन कंसेप्ट लगा के अपना मान बता देते हैं इनका क्या होगा। मैं मान लेता हूं मेरा एवरेज वेट स्टार्टिंग में कितना था 35.5 था, ठीक है। तो डेविएशन अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे 0 आएगा, इसमें से 35.5 को घटाऊंगा तो 1.5 का डेविएशन आएगा, इसमें से घटाऊंगा तो मेरे पास 6 का डेविएशन आएगा, है ना। यहाँ पे घटाऊंगा तो मेरे पास 0.3 का डेविएशन आएगा। सम ऑफ डेविएशन दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, तो n को 0 से करूंगा 0, -12 को 1.5 से करूंगा -18, 5 को 6 से 5 को 6 से करूंगा 30, ये किसके बराबर 0.3 इंटू में n-7 के। सोल्व कर लेंगे पॉइंट, यहाँ पे पहले तो ये 12 बचेगा, है ना, 12.3 10 आ जाएगा, 3 से काटूंगा तो 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 और n का मान कितना आ जाएगा 47। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे। डेविएशन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छे क्वेश्चन से एवरेज के टाइमली करने हैं। अगर आप बेसिक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसमें अगर डेविएशन नहीं आता तो बेसिक से हो जाता है, टाइम की अगर कमी ना हो, लेकिन अच्छे क्वेश्चन जब भी बनेंगे आपको डेविएशन कंसेप्ट आना ही चाहिए। अब देखो ये वाला भी अच्छा सवाल है, फंसने वाले बच्चे इसमें भी फंस जाएंगे। कहता है x एक लीस्ट नंबर है 5 डिजिट का, जिसे अगर मैं इन सब से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 6 मिलता है, और x मेरा 246 से भी डिविजिबल है, तो सम ऑफ डिजिट बता दो x की क्या होगी। अब ध्यान से सोल्व करेंगे, जो टेक्निक लग सकती है वो भी बताऊंगा कि ऑप्शन एलिमिनेशन अगर करना पड़े तो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहली चीज तो जो मेरा x होगा, है ना, उसकी मुझे क्या बतानी है, सम ऑफ डिजिट बतानी है। सम ऑफ डिजिट से कोई डिविजिबिलिटी रूल आपको याद आ रहा है क्या, और मुझे पता है x किससे कटता है, जो भी मेरा नंबर होगा वो 246 से कटेगा, इससे डिविजिबल है ना, जो भी नंबर होगा, और उसकी सम ऑफ डिजिट ही मुझे बतानी है। आप कहेंगे सर सम ऑफ डिजिट का डिविजिबिलिटी रूल लगता है 3 पे और 9 पे। मैं कहता हूं अगर मेरा नंबर क्या हो 3 से डिविजिबल हो तो उसका सम ऑफ डिजिट भी 3 से कटता है, और ऐसे मैं कहूंगा नंबर अगर मेरा 9 से डिविजिबल हो तो सम ऑफ डिजिट 9 से कटता है ना। तो अगर मेरा नंबर ये वाला पूरा का पूरा x 246 से कटता है तो इसकी सम ऑफ डिजिट करो 12, मतलब जो भी मेरा नंबर होगा x ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। किससे कटेगा, 3 से कटेगा, और मैं कह सकता हूं 9 से नहीं कटेगा, दोनों चीजें कह सकता हूं। अब मैं x की सम ऑफ डिजिट निकाल रहा हूं तो इसकी सम ऑफ डिजिट भी क्या होगी, 3 से कटेगी और 9 से नहीं कटेगी।
ऑप्शन देख लो आप। अगर मैं ऑप्शन देखूं 15 3 से कटता है, कटता है, 14 कटता है, नहीं कटता, 13 कटता है, नहीं कटता, 12 कटता है, कटता है। तो मेरा जो आंसर होगा या तो 12 होगा या फिर 15 होगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। क्या ये चीज समझे? क्योंकि ये वाला पार्ट अगर 3 से कट रहा है तो जिस 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 चीज को ये नंबर काट रहा है तो वो उस चीज को 3 भी काटेगा ही काटेगा। तो दो ऑप्शन में एलिमिनेट कर सकता हूं। इस तरह के सवाल जब भी मिले तो आप ये चीज जरूर चेक कीजिए 3 और 9 का। कई बार तो डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, बहुत मेहनत हमारी बच जाती है। अब मैं बेसिक से कर लेता हूं कि इस क्वेश्चन को यार बेसिक से करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो एग्जैक्ट अभी भी मैं आंसर नहीं निकला, तुक्का थोड़ी लगाऊंगा मैं। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं बेसिक से भी करके देखूंगा कि बेसिक से क्या करना चाहिए। तो अब हम बेसिक से ट्राई करते हैं। देखो, इन सब का क्या निकालना पड़ेगा? इन सारे नंबर से जो मेरा नंबर है कटता है और हर केस में रिमाइंडर ये देता है, तो इन चारों का एलसीएम निकालना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, 42 और इसका 28 का इसका एलसीएम निकालूंगा तो 84 आ जाएगा। 84 मेरा 4 से कट जाएगा तो 10, एक जीरो ये भी आएगी। 48 अगर देखें 4 का फैक्टर ले लिया, 8 से कट गया तो एक 2 और एक 3, 2 इंटू 3 6, 3 वाला ले लिया हमने तो इंटू 2 ही करना पड़ेगा, 1680। इन चारों का एलसीएम आएगा 1680। जिन लोगों को हल्की सी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि अलग अलग तरीके होते हैं एलसीएम, जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं जल्दी हो जाता है। बाकी मैं दूसरा मेथड आपको बता देता हूँ एलसीएम निकालने का। बेसिक से आपको क्या करना है, 28 को लिखोगे 2 स्क्वायर इंटू में 7, सबको दिख रहा है। 40 को लिखोगे 2 की पावर 3 इंटू में 5। 42 को लिखोगे आप 3 की पावर 1 इंटू में 2 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1। और 48 को लिखोगे 2 की पावर 4 इंटू में 3। तो 2 की मैक्सिमम पावर 2 की पावर 4 हो गई, 3 की मैक्सिमम पावर 1 हो गई, 5 की पावर 1 हो गई और 7 की पावर 1 हो गई। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 5 और 2 तो 10 बना देगा। तो 2 की पावर 3 इंटू में 3, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 7 करूंगा तो 168, 1680 आ जाएगा। ठीक है, बेसिक से भी मैंने आपको बता दिया कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मेरा नंबर क्या होगा, इन चारों से डिवाइड करके रिमाइंडर 6 मिलेगा। तो मेरा नंबर कोई भी फॉर्म लेगा, मैं कह सकता हूं 1680, इसमें से कोई भी एक के इंटीजर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा +6। इस तरीके का अगर मेरा नंबर होगा तो वो हर बार इन सबसे कट के रिमाइंडर 6 दे देगा। और ये 246 से भी डिविजिबल है, तो ये 246 से भी कटना चाहिए। और आगे मैं बढ़ता हूं। अब मुझे क्या चाहिए, ये वाला जो नंबर है ये 5 डिजिट का लीस्ट नंबर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर के की अलग अलग वैल्यूज हमें रखनी पड़ेगी। अब मुझे नहीं पता कौन सी वैल्यू पाएगा, तो सबसे पहले मैं ना रिमाइंडर निकाल लेता हूं। 246 से काटूंगा, आपको पता है 240 इंटू 7 क्या होता है, 1680 होता है। तो 6 से करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, क्या माइनस का 42 रिमाइंडर बचेगा। 6 7 जा 42, 7 टाइम्स करते ही ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये इतना एक्स्ट्रा चला जाएगा, माइनस का 42। पॉजिटिव रिमाइंडर निकालते तो 200 कुछ आता, नेगेटिव रिमाइंडर निकाल रहे हैं तो इतना आ रहा है। ठीक है, अब हमें ऐसा कुछ करना है, के की वैल्यू मैं ऐसे कुछ रख दूं कि इसमें मल्टीप्लाई करूं और मेरे पास ये +6 करने के बाद जो मेरा रिमाइंडर बचे वो 0 आ जाए। तो आपके दिमाग में कौन सी वैल्यू आएगी? आप कहेंगे सर 42 है नेगेटिव का, इसमें अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 240 इस लाइन में आ जाएगा। और उसमें +6 करूं, क्या पता 246 से कट जाए। तो जो पहली वैल्यू मेरे पास के की दिमाग में आएगी वो क्या आएगी? आप कहेंगे सर के को 6 रख के देखो। अब हो सकता है के को 6 रखने पे, ये हिट एंड ट्रायल है, सारी की सारी चीजें ध्यान रखना। के को 6 रखने पे हो सकता है जो मेरा आंसर आए वो 5 डिजिट का बन जाए। अगर 5 डिजिट का नहीं बन रहा तो फिर मुझे और वैल्यूज पे ट्राई करना पड़ेगा। सबसे बिगिनर है कि 6 रख के देखो। तो 6 जैसे ही रखूंगा मैं तो मेरे पास 42 इंटू 6 माइनस का 252 आएगा। और यहाँ पे रिमाइंडर इसे डिवाइड करने पे और यहाँ पे +6, मतलब ये हो गया माइनस का 246। ये तो मेरा 246 से कट जाएगा, मतलब 6 पे सेटिस्फाई ये वाला पार्ट तो कर रहा है। अब इसमें 6 से रखा, जैसे मैंने मल्टीप्लाई करा तो 0 और 8 जा 6 8 जा 48, 4 कैरी फॉरवर्ड 36, 44 कैरी फॉरवर्ड, 6 बन जा 6 और 4 10। और यहाँ पे +6 भी था तो मेरे पास नंबर बन गया, ये x का वैल्यू आ गई है। 5 डिजिट का नंबर है या नहीं है, बन गया। ठीक है, इससे डिविजिबल है, इन सबसे डिवाइड करके रिमाइंडर 6 देगा तो नंबर आ गया ये। सम ऑफ डिजिट अगर मैं निकालूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 14 और 1 15। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर।
तो लेवल अप क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इनकी। अगला सवाल मेरे पास फिर से टाइम एंड वर्क का सवाल आ गया। ए एक काम को 30 डेज में कंप्लीट कर सकता है, बी 20% ज्यादा एफिशिएंट है ए से, सी सेम काम का 2/5 पार्ट 8 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ए और बी मिलके 11/15 पार्ट काम को फिनिश कर देते हैं, रिमेनिंग वर्क ए और सी मिलके करते हैं। कितने दिन में इंटायर वर्क कंप्लीट हो जाएगा? अब देखो लंबा सवाल बना दिया, एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए कैसे करना है, तब आप कर पाएंगे। देखो ए अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है, ये दे रखा है। बी 20% ज्यादा एफिशिएंट है ए से, तो बी और ए की एफिशिएंसी अगर मैं निकालूं तो ये 5 होगी तो ये 6 होगी, इतना आ गया। आगे बढ़ते हैं। सी काम को कट 2/5 पार्ट 8 डेज में कर सकता है, तो पूरा काम कितने में करेगा? तो आप कहेंगे सर 8 है, 2/5 का रिवर्स कर दो 5/2 और ये आ जाएगा मेरे पास 20 डेज में। सी पूरा काम 20 डेज में कर सकता है। ए और बी ने मिलके काम का 11/15 पार्ट कंप्लीट करा। अब किस तरीके से आप इसे देख सकते हैं? देखो इस तरीके से मैं चाहूं तो यहां पे कर सकता हूं कि जब मेरे टाइम दे रखा होता है तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम ले लिया करता हूं मैं चीजों को आसान बनाने के लिए। 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 60 और ए की एफिशिएंसी मेरे पास 2 आ जाएगी और बी की एफिशिएंसी मेरे पास सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। लेकिन यहाँ पे मुझे ए की एफिशिएंसी 5 दिख रही है और यहाँ पे 6 दिख रही है, तो इसे इक्वेट करने के लिए इस वाले में तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इस वाले में किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं? 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसमें 5 से करूंगा तो इधर भी 5 से मुझे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो टोटल वर्क यहाँ पे अब मेरे पास हो गया 300। यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 10 हो गई, सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई मेरे पास? 15 हो गई और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई मेरे पास? 12 हो गई। सबकी एफिशिएंसी आ गई। ए और बी मिलके 11/15 काम करेंगे टोटल वर्क का। 11/15 ऑफ टोटल वर्क अगर ए और बी करेंगे तो ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई मेरे पास? 12। ये 11 × 2 22 कह सकते हो आप, ये 22 इनकी हो गई, प्लस बचा हुआ काम 11/15 हो गया तो बचेगा 4/15 का। किसका? 300 का। ये कौन करेगा? ए और सी मिलके करेंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2 × 5 10 और सी की कितनी है? 15, तो ये हो गया 25, तो डिवाइडेड बाय 25। सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 20। 10 2 से कट जाएगा और यहां कट जाएगा। यहां पे मेरे पास 25 से काटूंगा 12, 3 से कट जाएगा 5 और यहां पे बचेगा 4। 16/5 मतलब 3 1/5, 13 1/5। दिस इज माई आंसर। क्लियर है सभी लोगों को? अगले क्वेश्चन पे मूव करने जा रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। अब देखो जैसे ये वाला सवाल है, 11 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर का जो मेरे पास क्या है एवरेज है वो 37 है, तो हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब इस तरह का सवाल आ जाए तो ये वाली स्टेटमेंट का कोई मायने रह ही नहीं जाता। बताओ आप, है क्या मायने? नहीं। अगर कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर दे रखे हैं कितने? 11, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस पूछे तो आप वैसे ही बता सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी 11 ले लो। आपको सर 1 से स्टार्ट करता हूं, 1 3 5, 11वां नंबर क्या होगा मेरा इस सीक्वेंस में? 21 होगा। डिफरेंस कितना हो गया लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में? 20 का। ये सेम ही रहेगा कुछ भी हो जाए। जितने भी नंबर होते हैं आप देखेंगे सर, ये एक नंबर 2 नंबर के बीच में डिफरेंस 2 का, फिर 2 का, यही तो डिफरेंस चलता रहेगा। तो मेरे पास अगर 3 नंबर है तो 2 का डिफरेंस 2 बार आएगा। ऐसे अगर 11 नंबर है तो 2 × में 10, ये आ जाएगा 20। डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं कर सकते? वरना आप कहते हैं सर कोई भी सीक्वेंस है मेरे पास, अगर मेरे पास कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर का डिफरेंस है मतलब सीक्वेंस है, तो कॉमन डिफरेंस मेरा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना? ये आप सभी लोगों को पता है। 11 नंबर है तो A11 क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म प्लस 11 - 1 डेट इज 10D, या मैं लिख ही देता हूं पूरा n - 1D। और ये लार्जेस्ट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। an - a किसके बराबर? n - 1 इंटू में d। कितने नंबर थे? 11 नंबर थे, तो 11 - 1 10, कॉमन डिफरेंस कितने का? 2, तो ये क्या हो गया? 20। डायरेक्टली हमें ये चीज यूज करनी थी।
याद रह जाएगा। चलूं आगे अब मैं। तो ये धीरे धीरे जितना ज्यादा क्वेश्चंस को आप ऑब्जर्व करेंगे उतनी शॉर्ट ट्रिक्स अपने आप बनती चली जाएंगी, यहाँ पे टीचर को कराने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहता है, एक सम का 1/6 हमने 36% के रेट पे ब्याज पे लगाया, 1/5 रिमेनिंग का 42% रेट पे दिया, ठीक है, और रिमेनिंग को हमने 18% रेट पे दिया सिंपल इंटरेस्ट पे। 3 साल में जो ब्याज मिला इतना, तो हमें बताना है सम क्या होगा। आप कहेंगे सर 3 ईयर में अगर इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो एक साल में कितना मिलेगा, 3 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 575, ये 1 ईयर का इंटरेस्ट हो गया। अगर मैं देखता हूं यहाँ पे देखो 1/6 है और 1/5 ऑफ द रिमेनिंग है, जब रिमेनिंग वर्ड मिल जाए तो टोटल जो मानते हैं इन दोनों का मल्टीपल मान लेते हैं। 6 और 5 का मल्टीपल क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो गया 30। तो मैंने मान लिया इनिशियल अमाउंट मेरे पास कितना था, 30x। 30x का 1/6 निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5x। रिमेनिंग कितना बचा, 25 बचा, उसका 1/5 निकालूंगा तो फिर से 5x, और रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा, 5 और 5 10 हो गया, 30 में से घटाया तो 20x। अच्छा अगर मैं देख रहा हूँ ये तीनों के तीनों जो अमाउंट का रेशियो है ये सारा 5 से कट रहा है, तो मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। मैं कहूंगा मेरे पास अमाउंट का रेशियो होगा ये x और यहाँ पे x और यहाँ पे, तो ये हो गया 4x। तो टोटल अमाउंट मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास कितना था इनिशियली, ये था 6x, ठीक है। x पैसे को मैंने कितने टाइम के लिए दिया, क्योंकि एक साल में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, कितने परसेंट पे दिया, ये दिया 42% पे, तो मैं कहूंगा ब्याज कितना मिलेगा, 42% ऑफ x। फिर इस बचे हुए इस पैसे को 18% पे दिया तो 18% ऑफ x, और जो रिमेनिंग पैसा डेट इज 4x इसे हमने दिया किस पे, तो पहला 36 पे था, फिर 42, फिर 18। मेरे पास था यहाँ पे x और यहाँ पे 4x, टोटल अमाउंट हमने मान लिया था यहाँ पे ये है 6x। यहाँ पे ये 42 था, 36% था, ये 42% था, और यहाँ पे 18% था। सोल्व कर लेंगे। 18 इंटू में 4 72, और 42 114 प्लस 36 150% ऑफ x, ये 575 है। हमें किसका बताना है, हमें 6x बताना है। अब 6x बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको चाहिए 600% ऑफ x, तो दोनों जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। 600% ऑफ x मतलब 6x, और ये कितना हो जाएगा 75 इंटू 4 300, 3 कैरी फॉरवर्ड 220 और 3, दिस इज माय आंसर। चलें आगे। ये वाला सवाल, अब इसमें काफी डीप कॉन्सेप्ट लगेगा, जो मैंने आपको अलजेब्रा में करा रखा है, सीरियल 2017 में इसमें ऐसे सवाल आए थे, समझाने के लिए होगा वो। बस देखो क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ये असर्शन है, ये इसका रीजन दे रखा है। कहता है कि 5 पेन और 6 इरेजर और 7 नोटबुक की जो वैल्यू है वो इतनी है, 6 पेन और 4 इरेजर और 2 नोटबुक की वैल्यू इतनी है, एक पेन और फाइनली जो निकल के आता है, एक पेन एक इरेजर और एक नोटबुक की वैल्यू इतनी निकल के आती है। ये इनका कहने का मतलब है, ठीक है। इसका रीजन क्या दे रखा है, अगर XYZ की कॉस्ट मान ले, एक पेन एक इरेजर और एक नोटबुक की, तो ये दो इक्वेशन बना दी इन्होंने खुद से, ये इसका रीजन है। अब हमें बताना है कि असर्शन सत्य है या नहीं है। पहले तो हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है, तो क्या तीसरी इक्वेशन ये बनेगी। अगर ये बन जाएगी तो मतलब क्या है, जो अभिकथन है, जो असर्शन है, वो हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा निकाल भी सकते हैं या नहीं निकाल सकते। दूसरी चीज, जो इसका क्या ये एग्जैक्ट रीजन है वो हमें देखना पड़ेगा। अब देखो रीजन तो ये है कि 2 इक्वेशन स्टार्टिंग की दे रखी है, 2 इक्वेशन ये बनेंगी, इन्होंने बना भी रखी है, तो रीजन तो ठीक है। लेकिन हमें जो असर्शन निकल के आ रहा है कि अगर इन 2 इक्वेशन को यूज करें, इन 2 केस को यूज करें और तीसरा केस बनेगा या नहीं बनेगा, वो हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इसे सोल्व करना पड़ेगा। इसे सोल्व करना मैं आपको अभी सिखा देता हूं। मैं एक नया स्लाइड लेता हूं। हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, मैं दोबारा से पिछले क्वेश्चन पे जाऊंगा, या फिर एक काम करता हूं, इसे कॉपी कर लेता हूं।
अब ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को क्या कह रहा है। असर्शन वाली स्टेटमेंट है, 5 पेन, 6 इरेजर और 7 नोटबुक की कीमत इतनी है। इन्होंने कहा कि एक पेन की कीमत x मान लो, एक इरेजर की कीमत y और एक नोटबुक की कीमत z मान लो। तो मैं कहूंगा पहली इक्वेशन बनी 5x प्लस 6y प्लस 7z, ये आ गया मेरे पास 340 के बराबर। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्या है, 6 पेन, 4 इरेजर और 2 नोटबुक, 6x 4y और यहाँ पे 2z, ये बराबर दे रखा है इतना 200। ठीक है, तो ये तो इन दो इक्वेशन को इन्होंने यहाँ पे रीजन में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, रीजन ठीक है, यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई। लेकिन जो फाइनल स्टेटमेंट है ये बनेगी या नहीं बनेगी हमें देखना। कॉस्ट ऑफ 1 पेन 1 इरेजर एंड 1 नोटबुक इज 155। हमें मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, ये 55 बनेगा या नहीं बनेगा ये हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर ये वाली वैल्यू बन जाती है तो हमारा काम बन जाएगा, अगर ये वाली वैल्यू नहीं बनती तो मतलब ये असर्शन जो है वो गलत है। ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अब ये आइडेंटिफाई हम किस तरीके से करते हैं? आप कहेंगे सर 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, हम कैसे कर सकते हैं? भैया हो सकता है मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड की इंडिविजुअल वैल्यू ना निकाल पाऊं, लेकिन एक्स वाई जेड के बीच में इन 2 इक्वेशन को यूज करके रिलेशनशिप निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। हो सकता है कि मैं इसमें से a से मल्टीप्लाई करूं और इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? b से मल्टीप्लाई करूं और इन दोनों को सम कर दूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाए। और हो सकता है राइट हैंड साइड में ये आ जाए, तो वेरीफाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि यार इसमें a से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें b से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये वाली वैल्यू आ सकती है। तो बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अगर मैं x के टर्म्स में देखूं मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, तो मैं कहूंगा 5a प्लस 6b, ये किसके बराबर दे दे मुझे? इसमें a से मल्टीप्लाई करा, इसमें b से मल्टीप्लाई करा, तो 5ax यहाँ पे 6bx बनेगा। तो ये किसके बराबर आना चाहिए? ये मेरे पास बराबर आना चाहिए 1x। तो x से x कट जाएगा, तो मैंने कहा पहली स्टेटमेंट तो ये बन गई। दूसरी चीज मेरे पास ये है कि मैं कहूंगा यहाँ पे 4 है तो 4a, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करा तो प्लस 6a है, सॉरी 6a प्लस 4b, ये किसके बराबर आ जाए? ये मेरे पास फिर से 1 के बराबर आ जाए। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज करके मैं a और b की वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर a और b का मान मिल गया तो मुझे उस मान को चेक करना पड़ेगा कि क्या वही वैल्यू रख के मुझे यहाँ पे z में भी सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब 7a प्लस 2b, क्या ये मेरा 1 के बराबर आ रहा है? अगर ये इसके बराबर आ गया तो उस पर्टिकुलर केस में मैं ये कहूंगा कि मैं इन दोनों इक्वेशन को यूज करके ये वाली वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर ऐसी कोई वैल्यू मेरी बनी ही नहीं इन्हें सोल्व करने के बाद जिससे ये वाला पार्ट ट्रू हो पाए, तो मैं तो फिर ये वाली वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को यूज करके इसके सम का वैल्यू मैं रिलेशन निकाल ही नहीं सकता था। तो पहली चीज तो क्या ये रिलेशन निकाल सकता हूं, वो यहां से वेरीफाई होगा। और अगर ये रिलेशन निकाल सकता हूं तो फिर मैं वैल्यू पुट करके ए और बी की यहाँ पे ये वैल्यू निकाल के चेक करूंगा कि आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। तुक्के लगाने से बेटर है, कुछ लोग तुक्के लगा देते हैं, अपनी मर्जी से बताते हैं सर ए की वैल्यू रख दो, बी की रख दो, आ जाएगा आंसर। सोच के देख लो आप, ए और बी की वैल्यू आपके दिमाग में आ रही है क्या? कि कोई ऐसी वैल्यू इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूं, कुछ इसमें मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए? आप सोच लो या आप खुद से करके देख लो। नहीं कर पाओगे जब तक आप इस तरीके से नहीं करोगे, फंस जाओगे। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को अगर मुझे सोल्व करना है, आप कहेंगे सर ये 4b है, यहाँ पे 6b है, तो b को एलिमिनेट कर देता हूँ, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऊपर वाली में से नीचे वाली को घटाऊंगा या नीचे वाली में से ऊपर वाले को घटा दो, एक काम करो, तो 18 और 10 ये बचेगा मेरे पास 8 है और ये मेरे पास 1 के बराबर बचेगा और a का मान आ गया 1/8। अगर a 1/8 है तो b का मान क्या आ जाएगा? आप यहाँ पे रखेंगे 1/8, 5/8, 1 में से घटेगा 3/8, 6b किसके बराबर आ गया? 3/8 के बराबर आ गया। यहाँ से काटूंगा ये आ जाएगा 2 और b का मान आ जाएगा 1/16। अब देखो आप, a का मान मिल गया मुझे, b का मान मिल गया, यहाँ पे पुट करो 7/8 प्लस 2/16, क्या ये 1 दे रहा है? 1/8, 7/8, ये आ गया 1, वेरीफाइड। अगर ये वेरीफाई हो गया, मतलब अगर एग्जाम में आपको सवाल सिर्फ ये दे देता कि भैया एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, आप x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताओ, तो आप निकाल सकते थे। आप कैसे निकालते? आप कहते सर a और b का मान ये रखूंगा मैं, मतलब इस वाली इक्वेशन में इससे मल्टीप्लाई, a की जगह यहां पे किससे करेंगे? 1/8 से मल्टीप्लाई, यहां पे 1/12, 1/16 से मल्टीप्लाई, और दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा और यहाँ पे देखते हैं क्या मिलेगा।
तो मैं कहूंगा यहाँ पे 340 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 16 क्या वैल्यू आ रही है? आप कहेंगे सर इसे भी एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 ही बना लो चीजें सिंप्लीफाई करने के लिए। 680 880 को 16 से डिवाइड करूंगा तो 55 आ जाएगा। ये वेरीफाई कर रहा है, मतलब ये वाली स्टेटमेंट मेरी ट्रू आ रही है। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके मैं ये वाली इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है और इसकी जो रीजन है कि ये इक्वेशन बनेगी, इन्हें सोल्व करके मैं आंसर निकालूंगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा सवाल था, काफी लोग इसमें फंस गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। ए और आर दोनों सत्य हैं, दोनों अपने आप में सत्य हैं और आर ए का सही रीजन भी है। अगले सवाल में मैं चलता हूं। हर क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट सीखने को आपको मिल रहा है, तो याद रखिएगा। जैसे ये वाला सवाल है, ये अपने आप में बहुत प्यारा सवाल कहता है कि ये मेरे पास 3 नंबर दे रखे हैं, ये डिवाइड किए जाते हैं एक 2 डिजिट नंबर x से, जिससे कि तीनों में सेम रिमाइंडर मिल जाए हमें y। HCF में हमने ये वाले कंसेप्ट पढ़े में, आगे बढ़ते हैं। 2x प्लस y जो आएगा उसे हमने रख दिया p इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर की फॉर्म में। चलो ठीक है, जहां p q और r तीनों क्या है प्राइम नंबर हैं, तो हमें p प्लस क्यू प्लस आर बताना है क्या होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे आप बताइए जल्दी से। आप कहेंगे सर वो नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करके क्या दे दे, सेम नंबर दे दे, सेम रिमाइंडर दे दे, वो कैसे निकालते हैं? इस वाले नंबर में से इस वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं सबसे पहले हम। तो मेरे पास क्या आएगा, 12 में से 60 को घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 52 और 17 का बचेगा 16 माइनस 8 करूंगा तो 8। और यहाँ पे इसमें से इसे घटाऊंगा तो 3 में से 12 को घटाऊंगा तो 9 क्या आएगा, 87 आएगा, 89 आएगा सॉरी। और यहाँ पे 31 में से इसे घटाऊंगा तो ये आएगा मेरे पास 14। क्लियर है ये चीज? सॉरी यहाँ पे 91 आएगा। तो जो मेरा नंबर होगा वो इन दोनों नंबर का क्या होगा, HCF होगा। इन दोनों नंबर का जो HCF होगा वो वैल्यू होगी जो इन तीनों को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देगा। अब इन दोनों नंबर का अगर आपको HCF निकालना है तो इसके लिए भी हमारे पास तरीका होता है। अब वो क्या तरीका होता है, बेसिक से अगर मैं चलूं, या तो आप ये देखिए ये दोनों किस किस के मल्टीपल हैं। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो शायद हम ये करते हैं कि यार इनका ना देख लेते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या होंगे। जैसे 852 है, 852 मुझे पता 4 से घटेगा, तो यहाँ पे 213 किससे कटेगा आप आगे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, 213 से आप चेक कर सकते हैं क्योंकि 4 से तो ये कटेगा नहीं, क्या पता 213 से ये कट जाए, तो आप वेरीफाई करके निकाल सकते हैं और 213 से कट भी जाएगा। लेकिन एग्जाम टाइम में ये चीज हो सकता है आपको हिट ना करे, तो मैं आपको बेसिक जो HCF निकालने का तरीका मैं वही सिखा देता हूं कि इन दोनों का HCF क्या आएगा। आप कहेंगे सर इस वाले नंबर को इससे डिवाइड करते हुए चलते हैं। 852 यहां पे अगर मैं रखूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी 9 और ये आएगा 3। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाए तो प्लीज सही कर लेना, और ये आ जाएगा 6। अब 639 आया ये। अब इस बार ये जो हमारा डिवाइजर है ये बन जाएगा डिविडेंड, ये आ जाएगा 582। 852 बन जाएगा 639 और यहां पे बचेगा मेरे पास 213 और ये आया 639। और आप कहेंगे सर 639 इसका 3 टाइम्स जा रहा है, तो ये कट गया। तो इन दोनों का HCF आ गया मेरे पास क्या, 213। क्लियर? ये तो सभी लोग कर सकते हैं, इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को भी दिक्कत आएगी। ये मेथड सबने पढ़ा है। अब हमसे कहा था कि वो जो नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देगा वो क्या है, 2 डिजिट का है। यहाँ पे तो ये 3 डिजिट का आ गया भैया, फिर कंफ्यूजन हो गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप कहेंगे सर ये नंबर से डिवाइड करूंगा तो सेम रिमाइंडर सब केसेस में मिलेगा मुझे, लेकिन अगर इसके किसी भी फैक्टर से भी मैं डिवाइड करूंगा इन तीनों नंबर को तो मुझे सेम ही रिमाइंडर मिलेगा। तो इसके फैक्टर्स में स्प्लिट करूं, मुझे पता है ये 3 से कट रहा है पूरा का पूरा, 3 इंटू 71। अब 71 क्या है, एक प्राइम नंबर, आगे स्प्लिट होगा नहीं तो यही फैक्टर्स हैं। इसका 2 डिजिट का कौन सा फैक्टर हो गया, 71। तो x का मान क्या आ गया मेरे पास, 71। y का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 71 से इन तीनों नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा और मुझे पता चलेगा y की वैल्यू। अब आप ध्यान दीजिए, मुझे पता है कि 71 इसका भी तो फैक्टर होगा, इसका भी फैक्टर होगा, इन सब का है। 860 में डिवाइड करूं, चाहे ये डिवाइड करूं चाहे ये डिवाइड करूं, 71 से क्या मिलेगा, सेम रिमाइंडर मिलेगा। तो 852 मुझे पता है जब ऑलरेडी कट जाएगा तो ये 852, तो इसमें गैप कितना है, इसमें तो सिर्फ 8 का गैप है।
तो 71 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो आप डायरेक्टली ये भी तो कह सकते हैं कि सर y का मान भी आ गया मेरे पास और ये होगा 8। क्लियर है या नहीं है? अब कहता है 2x प्लस वाई निकाल लो। 71 इंटू में 2 प्लस 8, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 142 प्लस 8 दैट इज 150। 150 को इस फॉर्म में लिखना है। अगर मैं इसे ब्रेक करता हूं तो क्या वैल्यू आएगी, आप कहेंगे सर पहले 2 से काटा 75 बचेगा, फिर 3 से काटा 25 बचेगा और फिर 5 से काटूंगा तो 5 स्क्वायर से कटेगा। क्या यही फैक्टर्स हो गए? कंपेयर कर रहा हूं तो ये मेरे पास P आ गया, ये मेरे पास Q आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया, R स्क्वायर आ गया। P Q R की वैल्यू भी मिल गई। P प्लस Q प्लस R अगर मुझे चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 5 और आंसर आ जाएगा मेरा 10। क्वेश्चन खत्म हो गया। बड़ा अच्छा सवाल था, ध्यान से देखने वाला। आई होप सबको क्लियर है। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि अल्कोहल और वाटर का रेशियो दे रखा है सॉल्यूशन ए और बी में 3:5 और 5:7। 2 लीटर सॉल्यूशन ए और 5 लीटर सॉल्यूशन बी को 3 लीटर अल्कोहल में मिलाया जाता है और सॉल्यूशन सी को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन सी का 1.5 लीटर निकालते हैं और कहते हैं कि इसमें कितना अल्कोहल मिक्स कर दें जो फाइनल सॉल्यूशन बने उसमें 2 रेशियो बना जाए। बेसिकली ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जो हम मिक्सचर के पढ़ते हैं उन्हें मिक्स करके एक सिंगल क्वेश्चन बना दिया गया। ठीक है, नीचे वाला पार्ट अपने आप में एक क्वेश्चन है, ऊपर वाला पार्ट एक है, तो लेंदी हो गया, बाकी कुछ नहीं क्वेश्चन में। कैसे सोल्व करेंगे? अब देखो जब क्वांटिटीज में सारी चीजें रखे, 2 लीटर इसका मिलाना है, 5 लीटर इसका, फिर उसमें अल्कोहल अलग से मिलानी है, तो बेटर है हम स्टार्टिंग से ही सिंगल लाइन मेथड को यूज करें। मैं कहूंगा यार अल्कोहल और वाटर इतना है, तो अल्कोहल 3 रेशियो, वाटर 8, तो टोटल कितना हो गया, वाटर 5 तो टोटल 8 हो गया। तो अल्कोहल कितना होगा, 3/8 होगा इसके अंदर। पहले का कितना लेना है, 2 लीटर लेना है। दूसरे में अगर अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल 5 है, टोटल है 5 + 7 12, तो अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी आएगी, टोटल 5 लीटर सॉल्यूशन लेना अगर ये इंटू में 5, और इसके अंदर 3 लीटर अल्कोहल को मिला देना है। तो सॉल्यूशन सी जो मैं बनाऊंगा उसके अंदर अल्कोहल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आप चाहें तो नीचे वाटर का निकाल सकते हैं कि वाटर कितना होगा इसके अंदर सॉल्यूशन सी के अंदर। यहाँ पे 3/8 अल्कोहल था तो वाटर 5/8 होगा इंटू में 2, यहाँ पे 7/12 होगा इंटू में 5, और यहाँ पे कुछ नहीं, बाद में वाटर हम कोई ऐड नहीं कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा 4, यहाँ पे भी 2 से कट जाएगा 4, और मेरे पास एलसीएम लूंगा तो 12 आ जाएगा। इधर भी नीचे भी 12 और ऊपर भी 12 ही आएगा, तो वो बाद में कट ही जाना है, पता है हमें। 8 3 जा 9, 25 और 9 34 और 12 3 जा 36, 34 + 36 दैट इज 70। ठीक, यहाँ पे अगर लूंगा 5 3 जा 15, 15 और 75 35 50, तो मेरे पास ये आया 7:5। जो सॉल्यूशन सी है उसमें अल्कोहल और वाटर इतना है। ठीक, आगे कहता है कि इसका अब मुझे क्या लेना है, इसका 1.5 लीटर सॉल्यूशन लेना है, उसके अंदर कितना अल्कोहल मिला दें कि मेरे पास अल्कोहल और वाटर 2:1 बन जाए। तो अब मैं दोबारा लिखता हूं, अल्कोहल और वाटर यहाँ पे कितना है, 7:5 है। ठीक है, ये 1.2 लीटर 1.5 लीटर सॉल्यूशन है मेरे पास। इसमें क्या कितना अल्कोहल मिला दिए कि अल्कोहल और वाटर 2:1 हो जाए। आप कहेंगे सर इसमें ऐड क्या कर रहे हैं हम, इसमें अल्कोहल को ऐड कर रहे हैं कुछ, तो वाटर को तो नहीं छेड़ रहे, तो वाटर का रेशियो मेंटेन होना चाहिए। वाटर 5 रेशियो था तो यहाँ पे 5 रेशियो और यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना हमें अल्कोहल ऐड करना पड़ेगा, 3 रेशियो। पहले कितना था, 12 रेशियो। आप कहेंगे सर 12 रेशियो 1.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1.5 लीटर को, तो 3 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1.5 / 4, तो 3.375 आएगा। ये लीटर में मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 जीरो लग जाएंगी, 1500 भाग 4 और ये 375 ml। क्लियर सभी लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। आज की क्लास का आखिरी सवाल, कहते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। A number is divisible by 125 if the last 3 digits of the number form a number that is divisible by 5⁵। मतलब मेरे पास अगर कोई भी नंबर हो, से ABCDEFG, ठीक है, मैं कहूंगा कि ये वाला जो नंबर है वो
125 से डिविजिबल है अगर इसकी लास्ट की जो 3 डिजिट है ये 5 की पावर 3 से कटते हो, मतलब 5 की पावर 3 125 से कटते हो। ये तो 5 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने पढ़ा था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। A number is divisible by two numbers, then it is divisible by the product of these two numbers. एक नंबर अगर दो नंबर से कट जाए तो उनके प्रोडक्ट से भी कटेगा, लेकिन ये गलत है, वो उनके एलसीएम से कटेगा ना कि उनके प्रोडक्ट से। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नंबर ले लूं मैं, एक नंबर ले लिया 12 और एक नंबर से मैंने ले लिया 4। तो अगर मैं कहूं कि जो नंबर इन दोनों से कटेगा वो इनके प्रोडक्ट से भी कटेगा, क्या ये बात सही है? नहीं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, मैं नंबर ले लेता हूं से 36 मेरा इससे तो कट रहा है, इससे भी कट रहा है, लेकिन क्या इन दोनों के प्रोडक्ट से कटेगा? आप कहेंगे 36 बाय इन दोनों का 12 इंटू 4 48, नहीं कटेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। दो नंबर से अगर इन दो नंबर से कोई वैल्यू अगर कट रही है तो वो उनके एलसीएम से तो कटेगी, लेकिन प्रोडक्ट से जरूरी नहीं है कि कटे। अगर कोप्राइम हो तो एलसीएम उनका प्रोडक्ट के बराबर होगा तो उस केस में कट जाएगी, लेकिन हमेशा नहीं कटेगी। स्टेटमेंट 3, एक नंबर 36 से डिविजिबल है अगर वो 4, 6 और 12 से डिविजिबल है। ये कह रहे हैं कि एक नंबर जो 4, 6 और 12 से डिविजिबल होगा तो वो 36 से भी डिविजिबल होगा। ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगर 4, 6 और 12 से डिविजिबल है तो इन तीनों के एलसीएम से वो डिविजिबल होगा और इन तीनों का एलसीएम 12 आएगा, तो वो 12 से डिविजिबल होगा, लेकिन 36 से जरूरी नहीं है डिविजिबल हो। जैसे कि अगर मान लो नंबर हुआ मेरा 24, इन तीनों से कट जाएगा लेकिन इससे नहीं कटेगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने वाला सवाल था, तो केवल ए ये सही होगा, बाकी गलत होंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास। अगर आपने पूरी देखी है तो बिलीव मी आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, क्योंकि एक अच्छा सीरियस स्टूडेंट ही क्लास में एंड तक रुक सकता था, जहां क्वेश्चन का लेवल कुछ इस तरीके से था। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, मुझे पता है जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो उन्होंने सब्सक्राइब भी किया हुआ होगा। फ्री मॉक्स भी आरबी की वेबसाइट पे लगा रहे होंगे प्रीवियस ईयर के, और आईबीएससीआईओ के सारे पेपर भी मॉक फॉर्म में डले हुए, वहां पे भी आप ट्राई कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप सीजीएल 2024 सीएचएसएल 2024 की टारगेट कर रहे हैं तो उनकी टेस्ट सीरीज भी आपने अगर ले रखी होगी किसी न किसी इंस्टीट्यूट की, और अगर आपके वहां पे खत्म हो गए हो तो आप आरबी से भी दे रहे होंगे। आरबी के कोर्स यूजर है तो ऑलरेडी आपको मॉक टेस्ट का तो एक्सेस है ही, डेली टारगेट्स भी आप फॉलो कर रहे होंगे। और साथ ही साथ जो ऑफिसर बैच का यूजर नहीं है वो आरबी एप्लीकेशन से ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकता है, जहां पे उन्हें मेरा पूरा डिटेल्ड कोर्स मिल जाएगा, जिससे कि उनकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी नहीं आएगी। मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग ये चारों सब्जेक्ट के साथ साथ अब हिंदी भी ऐड हो गया है। स्टेनो की शॉर्ट हैंड की क्लासेस भी इसके अंदर ऐड हो रही है, जिससे कि कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, सीजीएल, सीएचएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, सब के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, एक जगह पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाए। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज तो आप देख ही सकते हैं ऑलरेडी। अगर आपको लगे सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ सब्जेक्ट पढ़ना है, सिर्फ मैथ्स पढ़ना है, तो उसका कोर्स ले सकते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।